जब मुझे डिस्टेंस देखना तो मैं बोलूंगा देखो डिस्टेंस कितना चला, ए से पहले सबसे पहले मैं ए से बी गया तो भाई डिस्टेंस हुआ ए टू बी, फिर तो कहने का मतलब है कि वो ये बताता है कि पोजीशन कितनी धीमी या कितनी तेजी से चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहां पे एक बालक को हमने मोबाइल लेके खड़ा कर दिया और यहां दीदी को हमने बोला दीदी आप यहां से चलना चालू करो, वहां तक चलते हुए चलो, नॉर्मली वॉक करो, ठीक है। आप खुद देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स है बच्चों, शायद हमें इसमें कोई ज्यादा गणित फिजिक्स ना लगाना पड़े, हमें इससे फायदा ये हुआ अगर आप जस्ट ऑब्जर्व करो इस वाले ट्राइंगल, इस दिशा में चलने को हम डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, मतलब ये कुछ और नहीं कर रहा, इसके वेट को काउंटर कर रहा है, इसका वेट इसे नीचे गिरा देना चाहता है। तो ये बच्चों कितना हो गया Sn, यानी पूरे डिस्प्लेसमेंट से n-1 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो तो आपको मिलेगा। मैं या तो तुम्हें कैलकुलेशन समझाया था या मैं तुम्हें ये समझाता, मैंने इसे समझाना ज्यादा जरूरी समझा क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट थी। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जेंट ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 9 की जो एडवांस साइंस है बच्चों, उसका चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस। ये हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है। इससे पहले वाला चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं यार, आई होप आपने वो देखा होगा। अच्छे अच्छे चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं आपकी साइंस की बुक में, एडवांस साइंस में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें ना क्वेश्चंस आपके हॉट्स लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस। 25 मार्क्स का जो आपका पेपर होने वाला है अगर आपने दिया है तो। और एक बात और बता दूं कि जो इसमें अभी बताया जाएगा ना वो बहुत बेसिक सा होगा, क्योंकि वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पर कैसे कैसे होगा। छोटी छोटी चीज़ जो शायद आप बोलोगे ये तो सीधी ही समझ में आ रही है, उसके भी आपको एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाए जा रहे होंगे, इस तरीके से होगा। ये काम हो जाने के बाद जो मैं वन शॉट लेता हुआ चल रहा हूँ, इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, है ना, जो हॉट्स की और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हम अभी पढ़ रहे हैं वही चीजें वहां पर बच्चों काम आएगी, ठीक है। आज के इस चैप्टर में आप देखोगे कुछ वेक्टर अलजेब्रा का हल्का सा, बहुत हल्का सा यूज हो रखा है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा दो बातें मैं थोड़ा अपने मन से भी आपको बता दूं आगे की, जिससे कि आपको क्वेश्चन करते समय कोई प्रॉब्लम तकलीफ ना हो, ठीक है। तो आराम से ध्यान से पढ़ते हुए चलो, ज्यादा वो मत सोचो इधर उधर की बातें, जो आपको जैसे ऐसे दे रखा है हमें उसी अंदाज में उसे खत्म करते हुए चलते रहना है। सिंपल सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है बच्चों, इसे आराम से एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला है व्हाट इज मोशन। ये बहुत जरूरी है कि आपने डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस जो क्लास 9th का अपना जो स्टैंडर्ड साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है वो देखा हो यार, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी, ये जो हम एडवांस साइंस पढ़ रहे हैं, ये आर्बिट्ररी, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई इसका एग्जाम दे रहा होगा, लेकिन वो जरूरी है। और वहां देखा जाए तो मोस्ट ऑफ दी 95% बातें इस चैप्टर की वहीं बोल दी गई है, आप समझ रहे हो। तो इसलिए वो पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बिना ये करना तो बड़ी नाइंसाफी और वो होगी, ठीक है ना। अब इधर देखो चलो, व्हाट इज मोशन। आपकी बुक में डायरेक्टली ऐसे दिया नहीं था डिस्क्राइबिंग मोशन में, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका था वन शॉट पढ़ाते समय। मैं इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा था ध्यान से पढ़ो उस समय, चाहे साइंस पढ़ा रहा हूं, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, एक्सप्लोरेशन करा रहा था या गणित मंजरी करा रहा था, वहां पर जितना डेप्थ चाहिए होता है वो मैंने ऑलरेडी दे दिया, कि ताकि स्टैंडर्ड वाले में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर सोशल साइंस में भी स्टैंडर्ड सोशल साइंस होती तो उसका डेप्थ भी मैं नॉर्मल जो आपकी सोशल साइंस उसमें दे चुका हूं। अब बच्चों इधर देखो, मोशन क्या होता है बोल रहे हैं, तो आपको याद होगा मैंने वहां भी चैप्टर स्टार्ट किया था दो चीजों के साथ। शुरुआती मेरे कॉन्सेप्ट दो ही स्टार्ट हुए थे पहली स्लाइड में, मोशन और रेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उससे भी पहले मैंने एक चीज डिस्कस की थी आपके साथ, एक रेफरेंस पॉइंट। ये सारी बातें हम समझ जाएंगे जो आगे लिखी हुई है, अगर आप छोटी छोटी सी कुछ बातें समझ जाओ जो मैं बताने वाला हूं। देखना मेरी बात को जरा थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, जैसे ना सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। क्या समझ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं मास्टर जी कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट को अगर हम समझ गए तो आगे की बातें करना हमारे लिए कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिसके रेफरेंस में आप चेक कर रहे हो। जैसे कोई कहता है कि भाई वो बहुत हाइट उसकी ज्यादा है, कोई कहता है उसकी हाइट कम है, तो आप सोचो कि हाइट ज्यादा, सोचो दुनिया में एक ही इंसान है, क्या आप तय कर पाओगे कि उसकी हाइट ज्यादा है कि कम है अगर वो एक ही इंसान है? नहीं ना, कंपैरिजन चाहिए होता है, एक रिलेटिव कंपैरिजन आएगा तभी आप बोल पाओगे ज्यादा है तो किससे ज्यादा है ये। क्योंकि छोटे से छोटा इंसान भी चींटी से तो बड़ा ही होता है, और बड़े से बड़ा इंसान भी हाथी से तो छोटा ही होता है। तो देखा जाए तो ये चीजें कैसी होती है, रिलेटिव होती है, छोटा या बड़ा रिलेटिव टर्म होता है। ऐसे ही चलना, मोशन में कोई चीज गति में है या कोई चीज रुकी हुई है रेस्ट में, ये भी अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है। शायद आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे, रुकी हुई चीज रुकी हुई है, अगर ये चेयर मेरे सामने खड़ी है तो आप बोलोगे सर रुकी है तो रुकी है रेस्ट में, अब इसमें क्या ऐसा कि मोशन में हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ये रुकी हुई चेयर जो यहां पर है ये रुकी होने के बावजूद भी मोशन में हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई चलती हुई चीज है, जैसे एक मेरे सामने से एक व्हीकल मूव करते हुए जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि चलता हुआ व्हीकल भी रुका हुआ हो सकता है,
रिलेटिव है ये टर्म्स। अब आपको शायद अभी क्लैरिटी ना हो, तो अब मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं। बच्चों रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप समझो, मैं बनाना कुछ और चाह रहा था, मैं तो भूल ही गया, बचपन में चित्रकारी करता तो था मैं। बच्चों ये इस तरीके का कुछ एक क्या है मास्टर, ये पैरामीशियम मत बोल दियो इसे, चल ये पेड़ बनाने की कोशिश कर रहा था, वैसे मैं पता नहीं अफ्रीका का पेड़ बन गया, बट जो भी है बच्चों ये पेड़ है, ठीक है। अब इस पेड़ के रेफरेंस में यहां पर एक बालक है, ये ऐसे करके खड़ा हो रखा पेड़ की छांव में, ठीक है ना, और इसका नाम है हमारा सुमित। बोलता रहता है मास्टर नाम नहीं ले रहे, नाम नहीं ले रहे, तो सुमित है। तो बच्चों सुमित यहां पर है और सुमित के सामने एक पेड़ है। अब इस पेड़ को अगर हम थोड़ी देर के लिए रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट करें कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अब अगर सुमित यहीं पर खड़ा है और एक और बालक है यहां पर, इसका नाम भी लिख देते हैं राघव का, ये राघव है, ठीक है ना। सुमित और राघव दो बच्चे। राघव क्या है, राघव इधर की तरफ मूव कर रहा है, सुमित जो है वो यहां पर स्टैंड खड़ा है, मतलब चुपचाप। यानी दूसरे शब्दों में अगर आपने स्पीड वेलोसिटी जैसी चीजें समझते हो तो हम समझ रहे हैं कि ये 0 मीटर पर सेकेंड, यानी मैं कहना चाह रहा हूं ये रेस्ट की कंडीशन में है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये रेस्ट की कंडीशन में है। कैसे है, रेस्ट की कंडीशन में रुका हुआ है। अब बच्चों इस पेड़ को अगर हम रेफरेंस पॉइंट माने तो पेड़ के रिस्पेक्ट में सुमित कैसा है, रेस्ट में है। आप बोलोगे मास्टर वो तो रेस्ट में है ही, अभी बताता हूं। तो पेड़ के लिए अगर पेड़ से पूछेंगे भैया सुमित के बारे में बताओ, सुमित चल रहा है कि सुमित रुका है, पेड़ बोलेगा सुमित रुका हुआ है। अगर अब हम बोलेंगे कि अच्छा ही बताइए राघव के बारे में, राघव का क्या कहना है, तो पेड़ बोलेगा राघव मूव कर रहा है। आप बोलोगे मास्टर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, वो मूव कर रहा है, वो मूवी कर रहा है, आपने वही बोला, वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में, आपने कुछ नया तो उसमें बोला नहीं। तो बच्चों अब सुनो, अगर मैं राघव से पूछूं कि राघव बेटे बताओ सुमित क्या रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आप बताओ राघव क्या बोलेगा। आप जानते हो राघव क्या बोलेगा, राघव बोलेगा मास्टर सुमित भी दौड़ रहा है, सुमित मोशन में है बोलेगा वो। क्यों मोशन में है, क्योंकि अब डेफिनेशन सुनो मोशन की क्या होती है। जब हम मोशन की बात कर रहे होते हैं और जब हम रेस्ट की बात बच्चों कर रहे होते हैं, इन दो चीजों की, तो हम एक ही बात बोल रहे होते हैं। मोशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। और अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, समय बदलता रह रहा है, समय चलता रह रहा है, लेकिन वो जहां का तहां उसकी पोजीशन वहीं की वहीं है, तो हम कहेंगे कि ये रेस्ट में। जैसे कि आप नॉर्मल सोचो, ज्यादा गणित नहीं लगाते, तो राघव जैसे जैसे आगे भाग रहा होगा, क्या सुमित और राघव, सुमित भले ही खड़ा हो, क्या सुमित और राघव के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होगा? या दूसरे शब्दों में क्या राघव अगर अभी कहता है कि सुमित मेरे से अभी 5 मीटर दूर है, अभी राघव ये कह रहा था, थोड़ी देर बाद अगर मान लेते हैं, चलो मैं ज्यादा, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यार डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, तो अगर मैं यहां पर दे देता हूं थोड़ी देर के लिए इसकी स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड बोल देता हूं, नाराज तो नहीं जाओगे मास्टर ये क्या था? इतना हम जानते हैं, बेसिक चीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 1 सेकंड अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 1 सेकंड जो राघव भाई है ये 5 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ अगले एक सेकंड में राघव और सुमित के बीच का डिस्टेंस कितना होने वाला है? आप मुझे टाइम स्टेप में इसका जवाब दोगे। मैंने क्या कहा, अगर राघव भैया 5 मीटर प्रति सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, यानी हर एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, जब हमने ऑब्जर्व किया था उनके बीच में 5 मीटर की दूरी थी, अगले एक सेकंड में उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? आपने टाइम स्टेप के साथ बताया, मैं ही बता देता हूं। इसका जवाब होगा, अब करेक्ट मत करना, इसका जवाब होगा 10 मीटर, क्योंकि 5 मीटर तो अभी था, अगले एक सेकंड में वो भाई यहां से यहां तक पहुंच चुका होगा और 5 मीटर की दूरी क्या कर चुका होगा, तय कर चुका होगा, और 5 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा इन 1 सेकंड में। लेकिन ये तो यहीं पे है सुमित, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनकी? 10 हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अब 10 मीटर हो जाएगी। तो अब क्या होगा, क्या हम कहेंगे कि राघव के रिस्पेक्ट में क्या सुमित की पोजीशन बदली? हाँ बदल गई। पहले वो 5 मीटर दूर था, अब 10 मीटर दूर हो गया, अगले एक सेकंड में 15 मीटर दूर जाएगा, अगले एक सेकंड में 20 मीटर दूर जाएगा। तो लगातार टाइम के चेंज होने के साथ साथ राघव के रिस्पेक्ट में सुमित की पोजीशन चेंज हो रही है, तो राघव के लिए सुमित मूव कर रहा है। और आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको हम दूसरे अंदाज में ये भी कह सकते हैं कि राघव यहां को जा रहा है, बिल्कुल सबको दिख रहा है, लेकिन राघव को अगर हम समझे तो राघव के लिए सुमित दौड़ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। भले ही वो दौड़ नहीं रहा, लेकिन लगातार वो 5 मीटर से 10 मीटर 15 मीटर अगर होने में लगा है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि राघव के रिस्पेक्ट में सुमित क्या है, मोशन में। सुमित स्टैटिक नहीं है। इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, दोबारा बोलता हूं। एक गाड़ी चल रही है, यहां से मैं खड़ा हूं, यहां पर देख रहा हूं, मैंने ट्रेन को जाते हुए देखा।
ट्रेन मूव कर रही है, मैं कहूंगा हाँ ट्रेन मोशन में है। क्यों कह रहा हूं मैं ट्रेन मोशन में? क्योंकि मैंने ट्रेन के अंदर कोई एक पैसेंजर है, उनको उनको रेफरेंस के लिए ले लिया, मैंने बोला ये पैसेंजर को मैंने रेफरेंस के लिए ले लिया। अब मैं देख रहा हूं वो पैसेंजर अभी मेरे से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर है, थोड़ी देर बाद ट्रेन मूव करी, उनकी डिस्टेंस कुछ और हो गई, कुछ और हो गई, कुछ और हो गई, ट्रेन आगे चलेगी, जैसे जैसे ट्रेन आगे जाती रही उनकी डिस्टेंस मेरे से बढ़ती रही है। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे रिस्पेक्ट में वो जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठे हैं उनकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है? और अगर लगातार पोजीशन चेंज हो रही है बच्चों, इसका एक ही मतलब है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। यानी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो इसका एक ही मतलब है कि ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। और अगर पोजीशन बच्चों चेंज नहीं हो रही है और पोजीशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द टाइम, तो हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है। जैसे कि रेस्ट भी समझ लो इस एग्जांपल में। और जैसे मैं कह रहा हूं कि पैसेंजर मोशन में है, वैसे ही पैसेंजर के लिए भी मैं मोशन में हूं रिलेटिवली। मैं रिलेटिवली मोशन में हूं पैसेंजर के लिए। कैसे? क्योंकि पैसेंजर ने मुझे जब देखा था डिस्टेंस कुछ और था, अब धीरे धीरे पैसेंजर की मेरे से डिस्टेंस बढ़ती रह रही है क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे लिए ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर मोशन में है, और दूसरी तरफ ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर के लिए भी मैं रिलेटिवली मोशन में हूं। जबकि मेरे ही बगल में खड़ा कोई व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो सकता है, वो भी मेरे बगल में ही खड़ा है, वो और मैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में है। क्योंकि ना तो उसके लिए मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, ना मेरे लिए उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो आपने देखा एक ही इंसान, एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में हो सकता है और किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? रिलेटिव टर्म होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। मैं कह रहा हूं ये चेयर यहां रखी है, अब कोई कहेगा कि ये चेयर रेस्ट में, आप कहोगे रेस्ट में, मैं पूछूंगा, आप बोलोगे हाँ मास्टर रेस्ट में। मैंने कहा ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं, चेयर भी वहां खड़ी है रेस्ट में, क्योंकि ना तो मेरी और चेयर के बीच की जो रिलेटिव पोजीशन है वो बिल्कुल नहीं बदल रही टाइम के साथ, तो बिल्कुल रेस्ट में है, हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन आप सोचो कि दूर किसी आकाश गंगा से एक एलियन हमारी पृथ्वी पर देख रहा है दूरबीन लगा के। उसने दूरबीन लगा के देखा था, आपको क्या लगता है कि जहां पर वो देख रहा है लगातार उसको चेयर वहीं मिलेगी? नहीं। हमारी पृथ्वी तो घूम रही होती है, हमारी पृथ्वी तो घूम रही होती है खुद की एक्सिस पे भी, और सन के अबाउट भी रोटेट कर रही होती है, स्पिन भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है। तो क्या उसको वहीं मिलेगी चेयर जहां उसने सोचा था? नहीं जी, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई होगी उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि अर्थ घूम रही है, तो अर्थ में घूम रही हर चीज घूम रही है फिर। तो उसके लिए जैसे ये ठीक वैसा ही है, जैसे ट्रेन के अंदर दो पैसेंजर अगर बैठे हो, तो दोनों बैठे हुए पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, ठीक वैसे ही सोचो कि ये पृथ्वी एक ट्रेन है, और इस ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर मैं हूं और एक पैसेंजर ये है चेयर। मैं भी अपनी जगह पे बैठ गया, चेयर भी अपनी जगह पे बैठ गई, हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, भले ही कितनी तेज घूमते रह जाए पृथ्वी, तो हम दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में रेस्ट में। बट सोचो बाहर खड़ा कोई इंसान प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन के अंदर के पैसेंजर्स को देखता है, तो क्या उसको लगेगा नहीं कि इनकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, तो इमोशन में? इसीलिए बच्चों वैसे ही प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट से देख रहा कोई एलियन अगर हमारी अर्थ को देखता है, तो क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो हमारी पोजीशन भी उसको लगातार मूव करती हुई नजर आएगी, मोशन बदलती हुई नजर आएगी, इसलिए वो कह सकता है कि चेयर मूव कर रही है। तो आप समझ रहे हो, ये रिलेटिव टर्म होता है, सापेक्ष है ये, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष होता है कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे किसी के रिस्पेक्ट में देखो ये चीज अटल सत्य है, तो ये अटल सत्य नहीं है, ये सत्य बदलता रहता है। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों ये वाली बात हो गई। तो यार आपको आई होप रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि रेस्ट और मोशन रिलेटेड टर्म होते हैं, बस यही समझाना था। अब देखो इनकी कोई भी बातें अब आपको चुभेंगी नहीं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। बोल रहे हैं व्हाट इज मोशन, आप बिना देखे पहले खुद बोल सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने कोऑर्डिनेट्स को या अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना ही उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब बच्चों एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मोशन हो गया, खत्म हो गया रेफरेंस पॉइंट। बस इतनी सी डेफिनेशन, कोई रटो मत डेफिनेशन को, प्लीज उसको कॉन्सेप्चुअली समझो, आगे बढ़ो, अपनी लैंग्वेज में लिख देना। मोशन कैन बी स्लो और फास्ट, मोशन स्लो और फास्ट हो सकता है। अब कोई पूछे कि स्लो और फास्ट डिफाइन कैसे करते हो, तो इसके लिए बच्चों हम ये स्पीड और वेलोसिटी जैसे टर्म्स बनाते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। आप खुद सोचिए कि स्लो और फास्ट का मतलब क्या हुआ। जैसे कि यहां इस केस में जो ये राघव भैया है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहे हैं। अगर सोचो ये 5 की जगह 10 मीटर प्रति सेकंड होता, तो क्या होता? वो जो इनके बीच का पोजीशन चेंजिंग है पर यूनिट टाइम, वो फास्ट हो जाती। अभी 1 सेकंड में राघव और सुमित के बीच में 5 मीटर का फासला बढ़ रहा है। अगर ये 10 मीटर प्रति सेकंड होता, तो हर 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला बढ़ता बढ़ता, 5 मीटर तो पहले से था,
समझ रहे हैं आप बात को? तो कहने का मतलब है कि वो ये बताता है कि पोजीशन कितनी धीमी या कितनी तेजी से चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो होता है बच्चों, वही वेलोसिटी या स्पीड उसी को कहते हैं। आप समझ रहे हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन बदल तो रही है, मतलब ये चेयर अभी यहां थी, अभी थोड़ी देर बाद मैं यहां से यहां गया तो मेरे से 2 मीटर दूर हो गई, ये भी 1 मीटर थी। ऐसी मान लिया 1 सेकंड में 2 मीटर दूर हुई। अब किसी के लिए 1 सेकंड में 5 मीटर दूर हो गई, तो वो रिलेटिवली ज्यादा तेज है। इसका मतलब पोजीशन जिसके रिस्पेक्ट में ज्यादा तेजी से है, रेट ऑफ चेंज जहां पर तेज है वहां ज्यादा फास्टर है वो। तो ये एक बात हल्की सी समझ में आ रही है, स्लो और फास्टर का मतलब क्या, उसका पैरामीटर स्पीड या वेलोसिटी होगी। स्ट्रेट और कर्व्ड, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने पढ़ा रहता है थोड़ा बहुत, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और बच्चों कोई एक ऑब्जेक्ट है वो लगातार ऐसे मूव कर रहा है, इसके ऊपर मूव कर रहा है। इसके ऊपर अगर वो मूव कर रहा है तो अभी क्या हो रहा है इस सिनेरियो में, बच्चों ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। खैर वो स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकती है। वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव ना करके ऐसे ऐसे कोई रैंडम ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इसका एग्जांपल सोचो कि एक ट्रेन है, तो मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, एक स्ट्रेट ट्रैक है, या मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, और हम बोल रहे हैं कि कार बिल्कुल चल रही है सीधे सीधे, तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन है ना। स्ट्रेट लाइन के मोशन की कुछ खास बात होती है जो यहां दे नहीं रहे, लेकिन हमें डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड से पढ़ा है और अभी बोल देना भी सही रहेगा। वो क्या है, जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसके पास दो ही पॉसिबल डायरेक्शन होती है। मैं बहुत बार बोलता हूं, बहुत काम करता है क्वेश्चन करते समय, सॉल्व करते समय। यानी बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके पास दो ही डायरेक्शंस है। अगर वो ऐसे मूव कर रहा है सीधे, तो या तो वो फॉरवर्ड ही जा सकता है या तो वो बैकवर्ड ही आ सकता है। अगर वो ऊपर नीचे अप डाउन वाला मोशन कर रहा है, जैसे बॉल को ऊपर फेंका, वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, उसके पास भी दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिलहाल के लिए ध्यान में ये रख लें, ताकि आगे जब मैं दोबारा बोलूं, वैसे मैंने बोला है सब बातें मोशन और डिस्क्राइबिंग मोशन में, क्वेश्चन भी करे हमने उस चैप्टर के, बट फिर भी अभी के लिए एक नोट पॉइंट तो समझ ही सकते हैं कि जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो देयर विल ऑलवेज बी अ टू पॉसिबल डायरेक्शंस, ईदर अपवर्ड डाउनवर्ड और फॉरवर्ड बैकवर्ड। सिर्फ दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस होती हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मोशन स्ट्रेट बोला, इन्होंने कुछ टर्म्स यहां पर लिए हैं, जैसे इन्होंने एक बोला स्ट्रेट और एक बोला कर्व्ड, है ना। तो जैसे एक बार समझते हुए चलते हैं यार, यहां पर जैसे बच्चों इन्होंने बोला स्ट्रेट, तो स्ट्रेट का हम बोलेंगे मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ऑन अ स्ट्रेट रोड, ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। तो बच्चों किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक स्ट्रेट रोड में, स्ट्रेट ट्रैक में जो होता है उसको हम कहेंगे कि भाई वो है। अब इसके बारे में मैं छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात बोल रहा हूं कि इसके पास दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस होते हैं, इसके पास दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस होते हैं, या तो अपवर्ड डाउनवर्ड और बैकवर्ड फॉरवर्ड, बस यही ये इसके पॉसिबल डायरेक्शंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि हमें क्वेश्चन करते समय थोड़ी हेल्प मिलती है इस डेटा की जो हमने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही करके अगर कोई आपसे बोले कि मास्टर क्या आप बता सकते हो कि कर्व्ड का क्या मतलब होगा, बच्चों कर्व्ड का मतलब मोशन इन अ प्लेन कहते हैं इसे। ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कार रोड। अभी क्या हो सकता है, मोशन ऑफ अ कार ऑन व्हाट शुड आई से, मोशन ऑफ अ कार इन ट्रैफिक, इन बिजी ट्रैफिक। इस तरह से मैंने कह दिया, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी वैसे ये भी इसका परफेक्ट एग्जांपल नहीं लग रहा मुझे, ज्यादा परफेक्ट एग्जांपल मतलब परफेक्ट मैं इस सेंस में कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ना जैसे कोई कार है अभी वो, या बाइसिकल वाला है, वो ज्यादा बेटर लगेगा। वो ट्रैफिक कार का वो कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, कहीं जहां से बीच से रास्ता निकल निकल के जा रहे हैं। ये वाला ऑन अ बिजी ट्रैफिक इतना स्पेसिफिक नहीं हो रहा, क्योंकि इस बिजी ट्रैफिक में ज्यादा सूट वहां पे करेगा जहां वेलोसिटी को बदल बदल के दिखाना चाह रहे होंगे, वहां पर ये ज्यादा सूट करने वाली चीज है। अदरवाइज बच्चों जैसे कैरम खेलते हो आप, कैरम में आप अपनी जो आपकी वो रहता है उसको आप स्ट्राइकर को फेंकते हो तो स्ट्राइकर कहीं से कहीं मूव करता रहता है, एक रैंडम मोशन। बिलियर्ड्स स्नूकर का गेम होता है, आप उसमें बॉल को मारते हो तो वो कहीं से कहीं ऐसे रैंडम मूव करती है पूरे उसमें। तो मोशन इन अ प्लेन बेसिकली, तो मोशन इन अ प्लेन में लिख देता हूं तो वो भी अपने आप में सफिशिएंट होगा समझाने के लिए। अब मोशन इन अ प्लेन जब होता है तो आपके पास बड़ी वेरिएबल डायरेक्शंस होती हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सिर्फ दो ही डायरेक्शन, अब आपके पास कहीं भी हो सकती है, आप यहां भी मूव कर सकते हो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, पूरे उसमें प्लेन में आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो सकते हो। तो एक ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल दिया, ये भी हमारा एक चैप्टर होता है बेसिकली आगे वाली क्लासेस में, अभी हम पढ़ेंगे भी इसको धीरे धीरे।
यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बच्चों अगर मतलब हम देखें तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यार कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि ऐसा मोशन जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। हमने पहले भी पढ़ा है कि एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कुल मिलाकर के मैं कह लेता हूं यहां समझाने के लिए वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, ये इसका एक सिंगल पैरामीटर है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था। यानी कि अगर हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल 5 मीटर प्रति सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो व्हाट डज इट मीन? इसका सिर्फ मतलब यह है कि वो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में हमने देखा कि उसकी जो पोजीशन है अगर वो 5 मीटर है फॉर एग्जांपल, वो 5 मीटर पे था। अगले सेकंड में जैसे ही t इज इक्वल टू दूसरे सेकंड में, एक सेकंड के अंतराल में अब वो अपनी पोजीशन 10 मीटर करेगा। अगले सेकंड में वो अपनी पोजीशन एक सेकंड में अगर आप ऑब्जर्व करोगे वो अपनी पोजीशन को सिर्फ 5 मीटर इंक्रीज करवा रहा है, क्योंकि वो हर एक सेकंड में 5 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन में है क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर आप एक सेकंड का अंतराल लोगे तो चाहे वो आप 98 से 99 सेकंड के बीच में देखो या 8वें से 9वें सेकंड के बीच में देखो, वो हमेशा 5 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बच्चों ये होता है कि जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं होती है, जैसे कि वही ट्रैफिक में कोई गाड़ी चल रही है तो अभी वो किसी वेलोसिटी से तेज थी, फिर वो धीमे हो गई, तेजी धीमे हो गई, क्यों? अपनी वेलोसिटी को लगातार चेंज कर रही है ट्रैफिक में, तो इसीलिए वो क्या होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। यहां पर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं रहती। बस इतना सा ही बच्चों आप लोगों के समझने के लिए यहां पर रखी हुई चीजें हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत बड़ी भारी भरकम बातें है भी नहीं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके ग्राफ्स वगैरह देखो। मैं पहले ही बोल रहा हूं डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, एक्सप्लोरेशन का जरूर पढ़ना। ये नहीं कि एडवांस साइंस ये है तो हम तो वो पढ़ेंगे नहीं, हम तो पढ़ते ही नहीं छोटी चीजें, वही है असली चीज, क्योंकि मैंने उसको उसी लेवल पे पढ़ा रखा है। सॉरी। देखो बच्चों, एक्टिविटी आपको 2.1 दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या रखा है, लेट्स ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करना है, मटेरियल हमारे पास रखे हुए हैं बच्चों। मटेरियल्स हमारे पास कुछ जो हमारे काम करने के लिए चाहिए होंगे। नोटबुक चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए, या फिर मोबाइल टाइमर लग सकता है, या मेजरिंग टेप चाहिए। एक हमें टेप चाहिए होगा, एक नोटबुक चाहिए रीडिंग नोट करने के लिए, और एक हमें टाइमर टाइप का चाहिए। हम मोबाइल के टाइमर का, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, मार्क 2.5 मीटर अपार्ट इन द क्लासरूम, कॉरिडोर और प्लेग्राउंड। ये दो बच्चे हैं आप में से कोई, इन्होंने क्या किया, 2 पॉइंट मार्क किए, जैसे एक ये 2 पॉइंट रखे, 5 मीटर अपार्टेड थे दोनों, कॉरिडोर वगैरह में लगाए। आस्क वन स्टूडेंट टू वॉक नॉर्मली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर व्हाइल अनदर स्टूडेंट मेजर द टाइम टेकन यूजिंग अ स्टॉप वॉच। यहां पे बालक को हमने मोबाइल लेके खड़ा कर दिया, और यहां दीदी को हमने बोला दीदी आप यहां से चलना चालू करो, वहां तक चलते हुए चलो, नॉर्मली वॉक करो, ठीक है, कैट रैंप वॉक क्या था वो वाला, वो करो। तो यहां पर हमने जैसे ही चलना चालू करी, इन्होंने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। अब इनका काम यह है कि जैसे ये वहां पहुंच जाएंगे उस टर्मिनल पे, इन्होंने अपनी वॉच को बंद कर देना है। तो हम ये पता करेंगे कि यहां से यहां जाने में, यानी 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में दीदी को कितना समय लगता है। तो बच्चों ये करेंगे, रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द स्टूडेंट्स रनिंग, रिकॉर्ड द डिस्टेंस इन टाइम इन टेबल। बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट है। सॉरी बच्चों, इसमें क्या है, हमने ऐसे फिर डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। फिर हम बोलेंगे, किसी को बोलेंगे चलो, किसी को बोलेंगे दौड़ो, किसी को बोलेंगे बहुत तेज दौड़ो, किसी को बोलेंगे हल्के हल्के दौड़ो, कोई वॉक करेगा, कोई रन करेगा। फिर हम क्या करेंगे, कुछ डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। मोड ऑफ मोशन, या एक हम देखेंगे वॉकिंग और रनिंग वाला। देखो क्या बोल रहे हैं, कंपेयर द टाइम टेकन फॉर वॉकिंग एंड रनिंग, विच मोशन इज फास्टर। यहां स्पेस है इसके बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वॉक करते हुए और रन करते हुए, मान लिया दीदी को बोला आप एक बार नॉर्मल वॉक करो, इसे आप चलते हो, और एक बार आप दौड़ के जाओ। तो जब इन्होंने वॉक किया, वही 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 4 सेकंड लगे, आराम से गई चलते चलते, और 4 सेकंड का टाइम लगा, हमने स्टॉप वॉच में देखा। अभी हमने बोला दौड़ के जाओ, तो डिस्टेंस तो वही है 5 मीटर का, वो दौड़ के गई तो उन्हें 1.8 सेकंड लगे, ऐसा स्टॉप वॉच ने दिखाया। क्या आप भी मानते हो ऐसा होगा? जब वो दौड़ के जाएंगी तो जल्दी पहुंच जाएंगी। आप पैदल जा रहे हो अपने घर से स्कूल तक, और आप गाड़ी में जा रहे हो अपने घर से स्कूल तक, आप किस में जल्दी पहुंचोगे? आप गाड़ी में जल्दी पहुंचोगे। यानी जिसकी स्पीड ज्यादा है वो टाइम कम लेता है, और उसका उल्टा भी सही है, जो टाइम ज्यादा लेता है यानी वो धीरे धीरे चल रहा था, इसका मतलब। तो दीदी जब धीरे धीरे वॉक करके चल रही थी तो टाइम ज्यादा ले रही थी। तो सिर्फ रीडिंग को मत देखो बच्चों, नॉर्मल प्रैक्टिकली सोचो कि आप ही खुद चल के जा रहे हो तो ज्यादा समय लोगे, दौड़ के जा रहे हो जल्दी पहुंच जाओगे। कितना जल्दी पहुंचे रीडिंग मान लेते, मैंने लेके देखी थी, मैं गया था एक बार चेक करने इन दोनों को।
तो ऑब्जर्वेशन द टाइम, अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। जिन्होंने हमसे बोला था कि वो ऑब्जर्व करो, हमने देखा द टाइम टेकन टू कवर 5 मीटर इज मोर व्हेन वॉकिंग एंड लेस व्हेन रनिंग। जब हम रन करके जाते हैं तो टाइम कम लगता है, वॉकिंग में टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है, एक ऑब्जर्वेशन है। रनिंग टेक्स लेस टाइम सो रनिंग इज फास्टर देन वॉकिंग। ज्यादा शब्दों में मत उलझना, क्योंकि रनिंग ने कम समय लिया इसलिए हम कहेंगे कि रनिंग फास्टर होती है वॉकिंग के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? एक इंसान है वो बाइक से जा रहा है, एक इंसान है पैदल जा रहा है। बाइक से जाने वाला इंसान कम समय लेगा, इसका एक ही मतलब है कि बाइक इज फास्टर देन वॉकिंग। बस इतना ही मतलब है। वो एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, कोई बहुत भारी ऑब्जर्वेशन नहीं है। और उसमें भी हम ये पता करेंगे कितना, मतलब उसका क्वांटिटी पता करें कितना ज्यादा है कितना कम है। तो हमने देखा स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इन्होंने एक अच्छी बात बोली थी, कैन मोशन बी डिस्क्राइब यूजिंग मेजरेबल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस इज टाइम। मैंने आपको पीछे यहां पे भी बताया था जब ये बोला था स्लो और फास्ट। कोई तेज दौड़ रहा है या हल्के चल रहा है कैसे पता चलेगा? हमें कोई पैरामीटर क्या हमारे पास है? हाँ हमारे पास है। हम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम निकालते हैं। हम देखते हैं कि प्रति 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दे रहा है। अगर कोई 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस पोजीशन चेंज कर दे रहा है और एक व्यक्ति है वो 1 सेकंड में 10 मीटर का पोजीशन चेंज कर दे रहा है, तो ये तेज है, ये फास्टर है, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज फास्टर है। तो बच्चों उसी को निकालने के लिए तो हम स्पीड कहते हैं। क्या? नीचे कितना टाइम और डिस्टेंस ऊपर दिखता है, तो इससे पता चलता है आपने पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जिसका जितना ज्यादा वो उतना फास्टर। तो हमने पहले बोला कि इन्होंने डिस्टेंस दोनों ने 5-5 तय किया, तो दोनों का ऊपर 5-5 शायद ना दिख रहा हो, बट मैं बता देता हूं, जूम इन करके देख लेना। और नीचे दोनों का टाइम अलग अलग है। तो जब हमने वॉकिंग वाले का निकाला तो 1.2 मीटर 25 मीटर पर सेकंड आया। जब हमने बच्चों रनिंग वाले का निकाला तो वो 2.78 मीटर पर सेकंड आया। अब इससे पता चला कि जो रनिंग वाला है उसकी स्पीड क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। क्या आनी चाहिए थी? आनी ही चाहिए थी। हमने पहले भी तय कर लिया था कि रनिंग में ज्यादा आनी चाहिए। और आई भी, रनिंग वाला कहता है कि वो 1 सेकंड में 2.78 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि नोन क्वांटिटीज डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से हम स्पीड निकाल सकते हैं, और स्पीड से हम ये पता लगा सकते हैं कौन फास्टर है और कौन स्लोअर है। अगर दो बच्चे ये काम कर रहे होते हैं अलग अलग, हम उनका ये निकाल के ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन फास्टर है। और फास्टर का सिर्फ इतना मतलब हुआ कि कौन अपनी पोजीशन को तेजी से चेंज करता है। सेम पोजीशन लेंगे बट वो कम टाइम लेगा, वो वाला ज्यादा लेगा। जो स्लोअर होगा वो ज्यादा टाइम लेगा, जो फास्टर होगा वो कम टाइम में उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, यही बात बता रहे हैं। सिंस 2.78 मीटर इज ग्रेटर देन 1.25, तो रनिंग इज फास्टर। ठीक है, कंक्लूजन, यस मोशन, जो पूछ रहे थे क्वेश्चन की कि अब मोशन को आप डिस्क्राइब कर सकते हो नोन टर्म में, तो बोल रहे हैं मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग मेजरेबल क्वांटिटीज सच एज डिस्टेंस एंड टाइम। मोशन फास्टर है कि स्लोअर है, तो पैरामीटर क्या होगा? आप बोलोगे मास्टर स्पीड निकालेंगे, है ना। और वो कैसे निकलती है? डिस्टेंस और टाइम दोनों नोन होते हैं, उनकी हेल्प से निकलती है। जिसकी स्पीड ज्यादा वो फास्टर हो गया। ये एक्टिविटी इतनी बहुत सिंपल थी। अब बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको हल्का हल्का बता ही दिया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप देखोगे, यहां पे मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट समझाया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो। जैसे यहां देखते हैं, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन्स लॉ होल्ड विदाउट मॉडिफिकेशन इन सच फ्रेम्स। अभी के लिए आपको इस किताब में अभी ज्यादा नहीं बताया, अगले चैप्टर में हम इसके बाद इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखना चालू करेंगे। फिलहाल तो अभी आपको इतना समझना होगा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल टाइप के दो फ्रेम्स होते हैं। जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं दो तरह के, एक इनर्शियल और एक है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं जहां पर आपका जो रेफरेंस पॉइंट है या जो भी आपका रेफरेंस ऑब्जेक्ट है वो बच्चों सॉरी वो क्या करता है? कांस्टेंट स्पीड से या तो मूव कर रहा होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, या तो रुका होता है। जैसे कि यहां पे पेड़ था हमारा रेफरेंस पॉइंट, रुका हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही ये राघव को भी हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भले ये मोशन में है बट स्टिल ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो प्रेडिक्टेबल है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि भले ये मूव कर रहा है बट ये फिर भी प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये 1 सेकंड में 5 मीटर दौड़ता है तो 5 सेकंड में 25 मीटर पे पहुंचा होगा। प्रेडिक्टेबल हो गया ये। इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारा अगर रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा हो तो हम उसे कहते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल मतलब रुका हुआ टाइप का फ्रेम है। तो और यहां पर न्यूटन्स के लॉ जो होते हैं वो होल्ड करते हैं अच्छे से, इसमें कोई हमें मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता। अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या मॉडिफिकेशन। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल समझते हैं। आप ट्रेन के अंदर हो, जैसे ये बालक ट्रेन के अंदर है, ट्रेन चल रही है, आप ट्रेन में ना बॉल को ऐसे ऊपर फेंको, आप देखोगे आपके हाथ में ही बॉल आकर नीचे गिरेगी। ये बड़ा चौंकाने वाली बात नहीं लग रही होगी आपको लग रहा होगा तो बहुत नॉर्मल बात है मास्टर, इसमें क्या बड़ी बात है, बॉल को मैं फेंकता हूं बीबी तो मेरे हाथ में ही आती है।
लेकिन आप सोचो, अगर आप सोचो कि आप मूव कर रहे हो क्योंकि आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और आप कायदे से अभी यहां थे, लेकिन थोड़ी देर में जब आपने बॉल फेंकी तो आप यहां पहुंच चुके हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ना, जैसे बच्चों ऐसे समझो ना कि जैसे अगर आप थे, मान लिया फॉर एग्जांपल, आपने ना बॉल को ऐसे करके ऊपर थ्रो किया, ये आपने बॉल को थ्रो किया, लेकिन आप क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप खड़े हो, यानी ट्रेन के ऊपर ट्रेन मूव कर रही है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल इसे मैं कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं 0,0 का, ऐसे ही समझाने के लिए, और अगर मान लिया अभी आप 10,0 की पोजीशन पे थे, क्या आप इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या आप सेम पोजीशन पे रहोगे? नहीं, आप थोड़ी देर बाद कुछ, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, तो आपकी पोजीशन यहां कहीं आ जाएगी, कुछ बदल जाएगी। मान लेते हैं 15,0 आ गई, मान लेते हैं जो प्लेटफॉर्म था वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, तो आप 5 मीटर मूव कर गए अगले एक सेकंड में, तो आप जानते हैं वो बॉल भी आपके यहां पे आपके हाथ में ही आकर गिरेगी। मतलब वो बॉल भी क्या, मतलब आप समझ रहे हो सिचुएशन को? मतलब बॉल कायदे से वहीं नहीं गिर रही, बॉल भी आपके साथ साथ ही मूव कर रही है। इसको समझने का मतलब तरीका ये है कि आप इसे ऐसे समझो, अभी के लिए बेसिक के लिए भी हम ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इतना दे नहीं रखा आपके उसमें, बट इतना समझेंगे कि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं ना, तो बॉल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता। वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी है, नीचे को खींच रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होता। और अगर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन वाला चैप्टर, सॉरी यार बच्चों, अगर आपने हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब भी कभी फोर्स लगता है तो वेलोसिटी में चेंज होता है, या फिर अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो जरूर फोर्स लगा होगा। अब यहां पे आप देखो, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे, बॉल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी वही रहेगी जो उसकी है, यानी वही जो कि ट्रेन की स्पीड है, इसीलिए वो उसी हाथ पे आकर वापस गिरेगा, यानी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे। नॉन अभी के लिए ना ज्यादा नहीं, अभी मैंने इतना बोला, अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तब ज्यादा डिस्कशन में समझ में आएंगी बात। अभी बस समझाने के लिए मैंने सिर्फ इतना बोला कि इनर्शियल फ्रेम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं जो बेसिकली अपनी स्पीड को वेरी करते रहते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बस में बैठे थे, बस ने अचानक से बस चली, स्टार्ट हुई बस, जैसे ही बस अचानक से आगे बढ़ती है आप पीछे को जाते हो, आपने देखना धक्का लगता है। कभी कभी एक सडन सा ब्रेक लगता है, अचानक से कभी ऑब्स्टिकल आ गया, ब्रेक लगा, तो ब्रेक जैसे लगता है आप एकदम धक्के से ऐसे करके आगे को जाते हो, आपने देखा होगा ये बात। तो ये जो जर्क्स महसूस हो रहे हैं बेसिकली ये और कुछ नहीं है, यही है नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक बेसिक प्रॉपर्टी। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों यहां पर, क्योंकि न्यूटन के जो हमने लॉज पढ़े वो डायरेक्टली यहां पर काम नहीं करेंगे, हमें यहां पर कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, स्यूडो फोर्स लिखा भी होगा शायद कहीं पे, यहां पे स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब होता है नकली, छद्म, यानी मतलब वर्चुअल टाइप का एक ऐसा फोर्स हमें इंट्रोड्यूस करना होता है अपनी कैलकुलेशन को परफेक्ट करने के लिए, और वो होती भी, हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। To describe the state of motion of object, we must specify a reference point. Without it, we cannot say whether. ये बात वही है जो हम स्टार्टिंग में कह चुके हैं। ये कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए कि वो रेस्ट में कि मोशन में, हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे। बस यही बात हो गई। तो अभी आपने इस राइड में सिर्फ दो बातें समझी कि भाई हमने नाम सुन लिया, बहुत है मास्टर, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अभी के लिए हमने समझ लिया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ सीधे काम करते हैं, नॉन इनर्शियल में हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ती है, कुछ स्यूडो फोर्स एक्ट करना पड़ता है। कैसे कर, जब तक वो देखोगे तब तक याद समझ नहीं आएगा। अभी भले आप कितने भी रट्टे मार लो इस चीज के, अभी दे नहीं रखा इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैंने इतना ही बोला। तो रेफरेंस फ्रेम ऑलरेडी हम समझा चुके थे, जैसे ये पेड़ है, ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड खड़ा है, तो इसके रिस्पेक्ट में, मतलब पेड़ के रिस्पेक्ट में ये व्यक्ति सीधा खड़ा है, पेड़ का रेफरेंस लें तो ये हम बोलेंगे कि मोशन में, ये वाला रेस्ट में। क्यों? क्योंकि कार वाले की लगातार पोजीशन चेंज हो रही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता हमें ज्यादा कुछ बोलना चाहिए इस बारे में, ठीक है। अब बच्चों देखो एक्टिविटी 2.2 क्या कह रही है, ये कह रही है कि मोशन इज रिलेटिव। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में ब्लैंक पर बताया था कि मोशन क्या, रेस्ट भी रिलेटिव होता है। तो ये उस बात को एक बार चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, ये कह रहे हैं लेट वन स्टूडेंट, मतलब दो स्टूडेंट को हमने एज अ प्रॉप लिया, ये दो स्टूडेंट है। देखो पहला केस क्या है कि वन स्टूडेंट इज एट रेस्ट, द अदर वॉक्स पास्ट हिम, यानी कि देखो लेट वन स्टूडेंट स्टैंड स्टिल व्हाइल अनदर वॉक्स पास्ट हिम, यानी कि एक स्टूडेंट है, इसको हमने बोला आप यहीं पे खड़े रहो, ये चुपचाप खड़े रहेगा, दूसरा स्टूडेंट इसको पास करके आगे चले गया। अभी कहने का मतलब यह है कि ये अब अगर हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसका क्या है, ठीक है ना। द अदर स्टूडेंट इज इन मोशन, पास इसके लिए द स्टैंडिंग स्टूडेंट इज इन मोशन, इस व्यक्ति को भी लगेगा कि ये मोशन में, भले ही वो स्टैंडिंग है, वो सीधे खड़ा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था।
लेकिन मैंने डेफिनेशन क्या बोली है मोशन की, सिर्फ एक डेफिनेशन चेक करना हमेशा, क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर के रेफरेंस में, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर ऑब्जर्वर के रेफरेंस में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। जैसे अगर हम इस भैया के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये जब इससे यहीं से गए थे पास से, तो जब ये जैसे जैसे आगे जाते रह रहे, क्या इनके बीच का डिस्टेंस बदलता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है? तो ये व्यक्ति बोलेगा कि यार मेरे से पहले तो मैं इसके बगल में था, फिर अभी थोड़ा दूर हुआ, थोड़ा दूर हुआ, थोड़ा दूर हुआ, दूरी बढ़ती रह रही है। तो अब ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन बढ़ा रहा है दूरी, बस फर्क ये है कि दूरी बढ़ रही है, यानी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले 2 मीटर थे, अब 5 मीटर हो गए, 10 मीटर हो गए, बदलते रह रहे। इसका मतलब ये बोलेगा कि सर ये ना मोशन में है, ये मोशन में। जबकि हम बोलेंगे कि ये तो खड़ा है अपनी जगह पे। तो यहां पर फिजिक्स ऐसे बात नहीं करेगी, वो ये नहीं कहेगी कि खड़ा है कि नहीं, वो बोलेगी क्या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल रही है। ये ऑब्जर्वर है, हम बोलेंगे बदल रही है क्योंकि इसके लिए पहले कम दूरी पे था, अब ज्यादा दूरी पे, बोलेंगे हाँ तो ये मोशन में है फिर। ठीक है, तो ऐसे इसके लिए भी सेम चीज, क्योंकि इसके लिए भी इसकी पोजीशन बदल रही है, पहले 2 मीटर पे था, 5 मीटर पे, तो ये बोलेगा मास्टर ये मोशन में, ये बोलेगा मास्टर ये मोशन में। इसको लग रहा है कि ये आगे जा रहा है, आपको पता है इसको लग रहा है कि ये पीछे जा रहा है, क्योंकि बोलेगा अभी तो मैंने देखा था मेरे 2 मीटर दूरी था, अब देखो 4 मीटर हो गया। तो इसको लग रहा है कि पीछे मूव कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो आगे मूव कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो बच्चों आप देखो दूसरा, बोथ स्टूडेंट वॉक इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। हो सकता है ये बच्चा आगे हो सकता है बच्चा थोड़ा पीछे हो, बट ये जिस दिशा में जा रहा है वो भी उस दिशा में जा रहा है, और दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बोलता है कि मैं तो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, ये कहेगा मैं भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं। अब होगा क्या, इनके बीच में अगर कोई एक डिस्टेंस हो भी स्टार्टिंग में, मान लेते हैं 5 मीटर का एक डिस्टेंस स्टार्टिंग में था, अब अगले 1 सेकंड में ये 2 मीटर चला तो ये भी 2 ही मीटर चला। तो आप बताओ अगले 1 सेकंड में क्या इनके बीच का डिफरेंस बदला घटा? नहीं, कुछ भी नहीं घटा, क्योंकि जैसे इसने 2 मीटर आगे करने का डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश की, ये भी उतना ही 2 मीटर आगे बढ़ गया, तो डिस्टेंस फिर से मेंटेन रह गया कितना, 5 मीटर पर सेकंड का ही। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव पोजीशन चेंज ही नहीं हो पा रही है, ऑल्दो दोनों मूव कर रहे हैं। ये वैसा ही है बच्चों, जब आप कभी ट्रेन में बैठे हो, आप इस ट्रेन में बैठो, बगल में एक और ट्रेन हो, आप कभी ऑब्जर्व करना, अगर दोनों ट्रेन सेम स्पीड से चल रही होंगी, इन दोनों को लिटरली पता नहीं चलेगा कि कौन मूव कर, हम मूव भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आइडिया इसलिए लगाते हैं कि गाड़ी चल गई नहीं चल गई, हम बाहर देखते हैं प्लेटफॉर्म, हम है ना। कई बार अगर आप ट्रेन में बैठोगे, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, बगल वाली ट्रेन चल रही है, आपको लगता है हमारी ट्रेन चल गई, बगल वाली ट्रेन चल रही है, आपको लगता है हमारी ट्रेन चल गई। कई बार हमें ऐसा भी लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये तो सत्य है कि प्लेटफॉर्म तो नहीं चल सकता। तो अगर अब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन बदल रही है तो हम ही बदल रहे होंगे, हमारी ट्रेन ही मूव कर रही होगी। तो ऐसे हमारा दिमाग फटाफट से आइडिया ले लेता है। तो आपने देखा कि ये दोनों भले ही इस बार मूव कर रहे हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली रेस्ट में। इससे पूछोगे ये रेस्ट में, बोलेगा हाँ मास्टर रेस्ट में। इससे पूछोगे, बोलेगा हाँ मास्टर रेस्ट में, मैं जब भी देखता हूं मेरे 5 मीटर आगे, ये बोलता है मैं जब भी देखता हूं मेरे 5 मीटर पीछे, यानी पोजीशन तो चेंज ही नहीं कर रहा। तो देखो, फ्रॉम द व्यू ऑफ स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी अपीयर्स एट रेस्ट, नो चेंज इन पोजीशन। वो कह रहा है कि रेस्ट में, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। इससे पूछा, ये बोल रहा फ्रॉम द व्यू ऑफ स्टूडेंट बी, स्टूडेंट ए अपीयर्स एट रेस्ट, नो चेंज इन पोजीशन, ये भी वही कह रहा कि कोई चेंज नहीं हो रही। अब देखते हैं आगे तीसरा केस, दोनों स्टूडेंट्स को बोला बोथ स्टूडेंट्स आर मूविंग रिलेटिव टू द क्लासरूम। अब दोनों के दोनों मूव करते हुए आ रहे हैं क्लासरूम में, अब भले कैसी भी स्पीड से करो मैटर नहीं करता, दोनों दोस्त आ रहे हैं क्लास में, अंदर एंट्री कर रहे हैं। पूरी क्लास को और जो मैम वहां पे खड़ी है उन्हें क्या लग रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि भाई ये उन्हें लग क्या रहा होगा, उनके लिए दोनों मोशन में। क्यों? क्योंकि मैम के लिए पहले ये दूर थे, धीरे धीरे ये पास आते रह रहे हैं। तो कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, मैम के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन लगातार बच्चों कम होती रह रही है या बदल रही है, चेंज हो रही है। तो अगर पोजीशन लगातार चेंज हो रही है तो फिर हम क्या कहेंगे, मोशन में। तो पूरी कहानी में वही बात आई जो मैंने स्लाइड नंबर 1 में कही थी कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। और रेस्ट कब कहते हैं, जब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, जैसे यहां ऑब्जर्वर कौन हो गई, मैडम हो गई, यहां ऑब्जर्वर कौन हो गए, एक दोनों दूसरे को देख रहे हैं, यहां भी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तो यहां मैम के रिस्पेक्ट में दोनों के दोनों मोशन में है, क्योंकि इनकी रिलेटिवली पोजीशन लगातार बदल रही है। अभी ये मैम से सर्टेन डिस्टेंस पे थे, थोड़ी देर बाद पास आ गए, थोड़ी देर बाद और पास आ गए। डिस्कशन, when both students walk together at the same speed, they appear at rest relative to each other but moving relative to the classroom। यानी वही स्टूडेंट, अगर हम मान लेते हैं कि ये दोनों ही भाई लोग, अगर ये वही सिनेरियो है कि 2 मीटर प्रति सेकंड और ये वही 2 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है,
तो दोनों को लगेगा हम तो रेस्ट में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, देखो हमारी तो पोजीशन चेंज नहीं रही, लेकिन पूरी क्लास देख रही है कि ये दोनों के दोनों मोशन में है, क्योंकि क्लास के लिए इनकी पोजीशन लगातार बदलती रह रही है। तो एक ही ऑब्जेक्ट बच्चों, एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग रूप दिखा सकता है अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है ना। तो वही चीज वही रहेगी बट देखने वालों की नजरों के हिसाब से, तभी कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। वैसे ही करके बच्चों आज से रेस्ट एंड मोशन लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ बोला था क्या? मोशन इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर और फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट। यस बच्चों, अब देखो एक टर्म आया बहुत अच्छा है, स्केलर और वेक्टर्स क्वांटिटी। ये काफी यूज हो जाता है वैसे, लेकिन इस बार थोड़ा सा मौका मिला तो मैं थोड़ा सा इस मौके को भुनाना चाहूंगा, दो बातें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा इसके बारे में। स्केलर्स मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड बता देना ही काफी होता है। वेक्टर्स बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का बताना काफी जरूरी होता है ना। जैसे हम कहते हैं द क्वांटिटीज विच पजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब ठीक है बट मतलब क्या, तो मैं आपको समझाता हूं मतलब से, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। बच्चों आपको अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक ब्लॉक पे 3 न्यूटन का और 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, आप मुझे बताओ मैंने उस ब्लॉक पे नेट कितना फोर्स लगाया। आप जवाब दे सकते हैं। देखिए आपने जवाब कुछ ना कुछ दिया होगा, मैं बताता हूं कि क्या होगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन का और 2 न्यूटन का एक फोर्स लगाया। बच्चों मैंने इस ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन का और 2 न्यूटन का एक फोर्स लगाया। अब अगर आपने उस समय जवाब 5 न्यूटन कहा था तो आप खुद देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स है बच्चों, शायद हमें इसमें कोई ज्यादा गणित फिजिक्स ना लगाना पड़े, हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि 1 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहां ये वाले को मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन कह रहा हूं, इस वाले को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन कह रहा हूं। शायद जनरल नॉलेज काम कर रहा होगा कि ये डोमिनेट करेगा क्योंकि ज्यादा है और ये कमजोर है, तो 3 न्यूटन वाला ज्यादा तेजी से लग रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला इफेक्टिवली डोमिनेट करेगा और इसके 2 न्यूटन को इसका 2 न्यूटन काटेगा, रेस्ट एक आगे बढ़ जाएगा। तो शायद हमें समझ में आ रहा हो, यहां पर हमें समझ में आ रहा होगा कि जो नेट फोर्स है बच्चों वो कितना है, 5 न्यूटन, और ये इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अगेन। तो इस बात से क्या समझ में आया, दोनों बातों से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है? इस बात से हमें समझ में आया कि यार 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स हमेशा 5 न्यूटन का रिजल्टेंट देगा, जरूरी नहीं है। यहां पे भी 3 न्यूटन 2 न्यूटन लग रहा था, यहां पर भी 3 न्यूटन 2 न्यूटन लग रहा है, सेम ब्लॉक पे लग रहा है, बट स्टिल यहां पर ब्लॉक को 1 न्यूटन एक्सपीरियंस हो रहा है, यहां पर ब्लॉक को बच्चों 5 न्यूटन एक्सपीरियंस हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ? ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जिनको रिप्रेजेंट करते समय आपको यह बताना भी जरूरी है कि वो किस दिशा में काम कर रही है। अगर मैंने कहा था कि फोर्स 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का लग रहा है, आपने मेरे से पूछा था मास्टर ये बताओ कि वो 3 न्यूटन और 2 न्यूटन किस किस दिशा में लग रहा है। अगर 3 न्यूटन 2 न्यूटन एक ही दिशा में है तो 5 न्यूटन नेट आएगा, अगर दोनों जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 1 न्यूटन आएगा। और क्या सिर्फ यही दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है? नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन तो अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता था कि इसको 2 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है और 3 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो इस समय रिजल्टेंट कुछ और आता होगा, वो कितना आता होगा वही हमें बताएगा वेक्टर आगे जाकर के। तो अभी फिलहाल तो इतना समझ में आया कि भाई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके लिए आपको ये बताना बहुत लाजमी हो जाता है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, अदरवाइज आप नहीं अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे चीज को। तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है कि वेक्टर वो जिनमें डायरेक्शन होती है। आप देखो बिना डायरेक्शन के आपके क्वेश्चन ही गड़बड़ कर जाएंगे, इसलिए उनको डिस्क्राइब करने के लिए उनकी डायरेक्शन बताना भी जरूरी होता है। तो ऐसे वेलोसिटी इसका एक एग्जांपल है, फोर्स इसका एग्जांपल है, मोमेंटम इसका एग्जांपल है, अभी जो आपने टर्म्स पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट इसका एग्जांपल है, और अगर हम स्केलर की बात करें डिस्टेंस इसका एग्जाम्पल है ना, इम्पल्स अभी आगे पढ़ोगे आप इसका एग्जाम्पल है, या वर्क जो है वो इसका एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी का, है ना। तो ऐसे करके तो ज्यादा भी रटने की जरूरत नहीं है, फोर्स एक समझ में आ गया, दैट्स इनफ। अब बच्चों क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टाइप का एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, एज सच कोई बहुत भारी भरकम एक्टिविटीज नहीं है, या हमें डायरेक्टली भी समझ में आ सकती है, बट एक बार समझते हैं क्या नहीं चाह रहे। बोल रहे हैं इस बार आपको क्या करना है, चौक और मेजरिंग टेप चाहिए। ड्रॉ स्ट्रेट 5 मीटर लाइन ऑन द ग्राउंड एंड मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एज ए एंड बी। हमने ग्राउंड में ए और बी 2 पॉइंट्स बना दिए 5 मीटर के डिस्टेंस में। बोल रहे हैं वॉक फ्रॉम ए टू बी एंड नोट द डिस्टेंस कवर्ड। हम ए से बी तक गए, हमने डिस्टेंस देखा कितना है, 5 मीटर से हमने डिस्टेंस देखा तो उतना। बोल रहा है नेक्स्ट वॉक फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक टू ए, कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ए से बी जाओ, फिर बी से ए आओ, और अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, तो ये बता रहे बच्चों। मैं देखो उससे पहले मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड में बता भी चुका हूं, बट मैं फिर भी बताने में मुझे कोई परहेज नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। मैंने तो देखो वहीं पे, अगर जो बच्चे ने सच में पढ़ा होगा ना वो चैप्टर, उसको तो बोल रहा होगा मास्टर ने तो पहली एडवांस साइंस पढ़ा दी थी वहां पे।
क्योंकि अलग से पढ़ने वाली कोई चीज ही नहीं थी। मैंने वहां बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था उसके रिफ्लेक्ट, रिवाइज एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन कराते समय भी। आप इधर समझो बच्चों, इधर देखो, ए से बी तक, मेरी बात को प्लीज ध्यान से समझना, और मैं जानबूझकर एक पॉइंट सी अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा एग्जाम्पल है। 0 0, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम 7,0, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम 10,0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 7 यूनिट्स है। यही मतलब होता है, अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहला चैप्टर पढ़ा है आपने मेरे साथ, मैथमेटिक्स का गणित मंजरी का। और बच्चों इसका यह मतलब हो जाता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। इसका यह मतलब हो जाता है यहां से पूरा यहां तक का, कोऑर्डिनेट यही बता रहा है। तो इनडायरेक्टली ये भी पता चल पा रहा है कि यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है। इनडायरेक्टली यही पता चल रहा है। यहां 3 कहीं लिखा नहीं है, बट ये पूरा 10 है, ये 7 है, तो कितना रहा होगा? 3 ही रहा होगा। अब बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं कहता हूं कि मुझे ए टू सी तक का मुझे निकालना है, कि भाई मैंने ए टू सी तक का, ध्यान से समझना, ए टू सी तक का मुझे निकालना है एक बार डिस्टेंस, और बच्चों ए टू सी तक का एक बार मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। अगर किसी बच्चे ने ध्यान से मेरी बातों को, एक एक बातों को सुनते हैं, तो उनके लिए तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैं इसे किस अंदाज में कराऊंगा वो समझना आप, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस क्या होगा? जब भी मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो मतलब डायरेक्शन का कोई इसको मतलब नहीं होता। इसके लिए डायरेक्शन का मतलब हो जाता है। ये कहता है मेरे लिए डायरेक्शन भी मैटर करती है। यानी अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं है, यह है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। ये बोलती है मुझे दो चीज चाहिए, एक तो कितना चले और किस दिशा में चले। ये कहती है मुझे सिर्फ चाहिए कितना चले, इतना ही है। अब एक बार करके समझते हैं। जब हम ए टू सी गए बच्चों, हमने बोला ए टू, अच्छा ये ए टू सी वाला मुझे इसे थोड़ा क्लेरिफाई करना होगा। ये ए टू सी किस सेंस में कह रहा था? मैं ए टू सी इस सेंस में कह रहा हूं बच्चों, समझना। मैं कह रहा हूं ए टू सी किस सेंस में? ए टू बी, बी टू सी, ए टू बी, बी टू सी। आप समझ रहे हो? ए से पहले बी, बी से फिर सी, ये वाला है मेरा, ये वाला ए टू सी है मेरा। डायरेक्ट ए से सी वाला नहीं है, ए टू बी, बी टू सी ऐसा वाला है। समझना जरा, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। एक बात देखो, जब मुझे डिस्टेंस देखना तो मैं बोलूंगा देखो डिस्टेंस कितना चला, ए से पहले, सबसे पहले मैं ए से बी गया तो भाई डिस्टेंस हुआ ए टू बी, फिर बी से सी गया तो डिस्टेंस हुआ बी से सी। आपने बोला तो बहुत ऑब्वियस है मास्टर। मैंने कहा देखो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना? आपने कहा 10। मैंने कहा देखो बी से सी तक का कितना? आपने कहा 3। मैंने कहा कितना हो गया? आपने कहा 13 यूनिट। मैंने कहा आ गया आंसर। आपने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, हो गया। बच्चों अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। डायरेक्शन डिपेंडेंट कहने का मतलब उसको डायरेक्शन की भी नीड है। अब अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि जब कोई गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस होते हैं। अब जैसे यही ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या ये कोई रैंडम मोशन में है या स्ट्रेट लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। या तो ये उधर को ही चल रहा है ए से बी की तरफ, या तो ये बी से ए की तरफ ही आता है। दो ही पॉसिबिलिटी है। इसने क्या किया? ए से बी तक गया तो ये ऐसे गया, फिर जब ये बी से सी आ रहा है तो ये ऐसे आ रहा है। गॉट इट और नॉट? ए से बी में वो फॉरवर्ड जा रहा है, बी से सी में वो बैकवर्ड आ रहा है। इसी दो पॉसिबल डायरेक्शन के अराउंड खेल रहे हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि इस दिशा में चलने को हम डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कह देंगे। मतलब डायरेक्शन नहीं लिखेंगे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, उसकी जगह प्लस का सिंबल मारेंगे। इस प्लस का कुछ और मतलब नहीं होगा, मैथमेटिक्स वाला प्लस नहीं है। इस प्लस का सिर्फ मतलब होगा ये डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन में। और ये जरूरी नहीं है कि उस डायरेक्शन को आप प्लस ही लो, आप माइनस भी ले सकते हो। बट अगर उसे प्लस ले लिया तो इसे फिर माइनस ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ जनरलिटी। अब क्या होगा? जब मैं उस दिशा में चलूंगा तो मैं कहूंगा मैं प्लस चला फलाना फलाना डिस्टेंस। मैं इस दिशा में चलूंगा, मैं बोलूंगा माइनस चला फलाना फलाना डिस्टेंस। माइनस सिर्फ बताएगा किस दिशा में, प्लस सिर्फ बताएगा किस दिशा में, न्यूमेरिक वैल्यू बताएगी कितना। अब जैसे कि यहां वाली चीज में मुझे क्या करना था? डिस्प्लेसमेंट निकालना, किसका? ए टू बी टू सी है ना। मैं बोलूंगा वही काम करूंगा जो पहले किया था, ए से बी फिर बी से सी। आप बोलोगे तो सर फर्क क्या हुआ? मैं बोलूंगा देखो ए से बी गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसलिए मैं उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल बनाऊंगा। ये वेक्टर का सिंबल है, डायरेक्शन का सिंबल तीर बना दिया। ये एरो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब हम सिर्फ डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अलोंग विद डायरेक्शन जा रहे हैं। हम अलोंग विद डायरेक्शन जा रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन को दिखाया। ऐसे ही बी से सी आने में बच्चों मैंने फिर से क्या कर दिया? एक एरो लगा दिया। अब ये इसमें ऊपर और नीचे में सिर्फ फर्क कितना है कि मैं जो मेजरमेंट कर रहा हूं वो अलोंग विथ डायरेक्शन कर रहा हूं।
मैं गला ना, मुझे लगता है अभी बीच में वो 5 घंटे की क्लास ली थी ना तुम्हारी हिस्ट्री की, उस समय जो हुआ था वो फिर से बड़ी मुश्किल से भी 4 दिन बाद कुछ कुछ मैं बैलेंस हो रहा था। मुझे लग रहा है फिर चालू हो जाए। अगर ये हो गया मेरे भाई इस बार, मेरे तोते उड़ जाएंगे। अभी ढंग से मैं हो ही नहीं पा रहा हूँ ठीक। इसी चक्कर में मैथ्स का 8वां चैप्टर बनाने वाला था, मुझे लगा वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना बोलना पड़ेगा, ये जल्दी हो जाएगा। हाँ, एसी भी नहीं चला रखा इधर, देख चल। तो बच्चों यहाँ पे ना ये, अब अगर आप देखोगे डायरेक्शन देते समय कैसे होगा, ए से बी कितना डिस्टेंस है 10, इन विच डायरेक्शन प्लस, तो +10 लिखा, फिर प्लस का सिंबल मारा। बी से सी, बी से सी कितना डिस्टेंस है 3, इन विच डायरेक्शन, बी से सी इन विच डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन नेगेटिव, हाउ मच डिस्टेंस 3, सो -3। अब आप इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा 10 प्लस माइनस और रिजल्ट कितना आएगा 7, नॉट ओनली 7 +7। +7 का मतलब क्या हुआ, 7 यूनिट्स डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना निकला हमारा 7 यूनिट्स इन प्लस डायरेक्शन। मतलब किसके रेफरेंस में, हम चल रहे थे इसके रेफरेंस में, तो ये बोल रहा है कि आप डिस्प्लेस कितना हुए 7 यूनिट इन प्लस डायरेक्शन, प्लस मतलब आगे और 7 यूनिट चलो यानी यहां, तो आप ये बोल रहा है कि आप सी पॉइंट पे हो। सच्चाई भी तो यही है, जब आप ए से बी गए और बी से सी आए तो अल्टीमेटली लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि मास्टर ठीक है डिस्प्लेसमेंट यहीं तक तो हुआ, सही बात है, लेकिन देखो मैथमेटिक्स ने कितने प्यार से बताया उस बात को। उसने भी वही बोला, मैथमेटिक्स नहीं बोला, और उसने ये भी बोला कि मैं अलग नहीं करती कुछ, ये मत समझना कि डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ अलग काम करते हो डिस्प्लेसमेंट, उसने बोला सिर्फ मेरे में इतना काम करते हो, डायरेक्शन को ध्यान रखते हो, उसमें ध्यान नहीं रखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता नहीं आपको कितनी बारीकी से समझ में आई होगी मैंने जो यहां पर कही है, कुछ कहा था मैंने, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्लस माइनस को अपोजिट लेके देखना, और फिर मुझे बताना है रिजल्ट में क्या वेरिएशन आ रहा है, और क्या वो वेरिएशन है या नहीं वो बताना। समझ में आ गया है आपको, ठीक है, गॉट इट। अब बच्चों देखो वेक्टर मतलब, फिर हम मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है या कभी बराबर होता है वगैरह वगैरह। आपसे क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। मैंने लेक्चर में बताया भी था वन शॉट। अब देखो बच्चों वेक्टर एडिशन जो होता है वो दो तरह के, मतलब ग्राफिक दो तरह के हैं। क्या है, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ बच्चों वेक्टर एडिशन का मतलब होता है ना, जैसे मैं आपको बता रहा था पीछे पे कि जैसे मैंने आपको भी दिखाया पीछे पे ये चीज कि मैंने बोला कि ये 3 2 ये वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं फोर्सेस को, 5 हो गया यहां पर कैसे 1 हो गया, तो वेक्टर ऐड करने के ना कुछ तरीके होते हैं। 2 तरीके हमारे पास हैं, 2 लॉस कहते हैं, एक ट्राइंगल लॉ होता है और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ये आपकी किताब में बता नहीं रखा बट मैंने आपके लिए ले रखा है, मैं आपको बताने के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग कुछ हो सके, आपके उसमें दे नहीं रखा है, इधर समझो। ये कहता है कि जब भी कभी आपके जो वेक्टर्स होते हैं बच्चों उसको ऐसे पढ़ाता है, मैंने वेक्टर्स पे बहुत सारे पहले भी, आज से 10 साल पहले भी वीडियो बना रखे, तुम जाकर देख सकते हो कभी सर्च करके वन शॉट वगैरह, अगर ज्यादा ही क्यूरियोसिटी है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों जैसे कोई वेक्टर होता है ना उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया, मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर नाम है इसका, वेक्टर के ऊपर ऐसा सिंबल लगा देते हैं और वो दिख रहा कैसा है, ऐसा एक एरो टाइप का। और बच्चों मैंने कहा कि एक ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर टाइप का। इसे कहते हैं कि 2 वेक्टर्स जब ऑर्डर में जुड़ते हैं, सेम ऑर्डर में जुड़ते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेम ऑर्डर। ये सेम ऑर्डर, अब आप बोलोगे सेम ऑर्डर का मतलब, सेम ऑर्डर का मतलब होता है एक की हेड दूसरे की टेल से जुड़ती है, यानी ये क्या है, इस वेक्टर ए का टिप है या हेड है, और ये कौन है, इस वेक्टर बी का टेल है। समझ में आ रही बात। तो जब हेड टेल ऑर्डर होता है तो हम इसे सेम ऑर्डर कहते हैं। तो जब कभी भी 2 वेक्टर्स हेड टेल ऑर्डर में जुड़ते हैं यानी सेम ऑर्डर में जुड़ते हैं तो उनका वेक्टर सम कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का जो वेक्टर सम होता है वो इसके टेल को उसके हेड से जोड़ने पर, जो कि इस बार ऑपोजिट ऑर्डर बन रहा है, ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब कायदे से जो सेम सेम दिख रहा है वो ऑपोजिट कहलाता है, यानी हेड टू हेड कनेक्शन जो होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसके रिजल्टेंट वेक्टर को। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों के रिजल्टिंग इफेक्ट को, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलकर के क्या रिजल्ट देंगे, वो अकेला ये वेक्टर इफेक्ट दे रहा है। ये मैं बहुत समझ सकता हूं कि अब ये काफी हद तक थोड़ा सा बाउंसर भी जाएगा। इस बाउंसर इसलिए नहीं कि टफ है, बाउंसर इसलिए कि मैं बहुत सारी चीजें खोलूंगा नहीं यहां पर, अदरवाइज ये बहुत ईजी हो जाएगा। इजी हो जाता अगर मैं इसका फॉर्मूले का रेफरेंस दे देता कि रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, लेकिन आप लोगों ने साइन थीटा cos थीटा पढ़ा ही नहीं। ऑल्दो मैंने एडवांस मैथमेटिक्स में गलत फहमी के चलते आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी है, मुझे लगा था एडवांस मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने पढ़ा भी दी है, वो बच्चों ने देख भी लिया वैसे, लेकिन अब मैं वो रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि आपने देखी है उन्हें, अदरवाइज हम और एक्सप्लेन कर सकते थे इसको। बट फिलहाल के लिए इतना ही समझ जाए वो बहुत है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर को अगर हम रिप्लेस करना चाहें कि इनके रिजल्टेंट वेक्टर से, तो वो ये होगा
ना तो इस दिशा में ना तो उस दिशा में, इस दिशा में ना तो इतना मैग्नीट्यूड का ना तो इतना मैग्नीट्यूड का, इतने मैग्नीट्यूड का, ये रिजल्टिंग वेक्टर इनका। फिलहाल के लिए ट्राइंगल और सिर्फ इतना ही है। स्टेटमेंट में इफ टू वेक्टर्स फॉर्म टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों ने दो साइड ऑफ ट्राइंगल बनाई इन ऑर्डर में, देयर सम और रिजल्टेंट इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। नहीं हेड इट, इस पे ज्यादा डिस्कशन अभी करते नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं या तो इसको ना जब क्वेश्चंस की फॉर्म में लाऊं तब करो, क्योंकि आपकी किताब ने तो ये भी नहीं बोला है, उन्होंने तो ये भी समझाने की तो वो मेहनत नहीं कर रही है। फिलहाल मैंने इसे रख दिया यहां पर, ज्यादा इस पे नहीं जाते। ठीक है, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं पैरेललोग्राम पे। क्या होता होगा मास्टर अगर हमें कभी दो वेक्टर्स को ऐड करना होता होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है ये वाला ए वेक्टर, और एक वेक्टर है हमारे पास ये वाला, ये है बी वेक्टर। उस समय दो वेक्टर्स कैसे कनेक्टेड थे? ऑर्डर में। इस बार रिवर्स ऑर्डर में यानी ऑपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड है। मास्टर आपने ऐसा क्यों कहा कि ऑपोजिट ऑर्डर में? क्योंकि जब वो सेम सेम तरीके से कनेक्ट होते हैं तो हम उसे ऑपोजिट कहते हैं। मतलब आप देखोगे बच्चों तो यहां पर आपको टेल टेल कनेक्टेड दिख रहा होगा, जैसे यहां पर हेड टेल जब भी कनेक्शन होगा वो सेम ऑर्डर है। लेकिन क्या दो वेक्टर हमेशा हेड टेल ही कनेक्ट होते हैं? कभी वैसे कनेक्ट नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो गए इस बार टेल टू टेल। अब इन दोनों का रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टिंग इफेक्ट ये होता है कि हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि इफ वी हैव अ टू वेक्टर्स एक्टिंग लाइक अ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी ये किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड यानी जुड़ी हुई साइड की तरह बिहेव करते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होता है? द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। यानी इन दोनों को रेफरेंस मान करके यू नीड टू मेक अ पैरेललोग्राम नाउ। इनको रेफरेंस मान करके यू नीड टू ड्रॉ पैरेललोग्राम नाउ। आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया इन दोनों को रेफरेंस लेकर। अब इस पैरेललोग्राम का बच्चों जो भी आपका इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो डायगोनल ही इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर है। यानी आर वेक्टर और कुछ ये रिजल्टेंट वेक्टर है वो कुछ और नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये है, ये डायगोनल। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूं, इस वाले को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। कैसे? ऐसे कि आप एक बहुत प्यारी सी बात समझो, वेक्टर की बहुत प्यारी बात होती है। जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, मैं आपको कहता हूं कि ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। बच्चों अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स किसी दो सेम पैरेलल्स के बीच में आते, यानी कि एक मिनट बच्चों अगर ये दोनों वेक्टर्स किसी दो सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं, मतलब मैं इसे बनाता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि दोनों का लेंथ जो है, मतलब लेंथ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, वो एरो का साइज, और डायरेक्शन को वो एरो बताता है किस दिशा में। तो अगर आप देख रहे होंगे दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, यानी कहने का मतलब है अलोंग इन सेम डायरेक्शन, अलोंग इन सेम डायरेक्शन। ये दोनों के दोनों बच्चों एक ही डायरेक्शन में। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं मास्टर जी सही कह रहे हो आप। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। वेक्टर्स ये ए वेक्टर है ना, लेकिन ए वेक्टर पे अगर आप ऐसा लगा देते हो बच्चों तो ये मैग्नीट्यूड बन जाता है वेक्टर ए का। वेक्टर मतलब जैसे मैं कहता हूं 5 न्यूटन का ईस्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो अगर मैं सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन, दैट्स इट, ये लिख दूंगा। या फिर मैं ये भी लिख सकता था कि F1, लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता F1 वेक्टर बराबर 5 न्यूटन, ये गड़बड़ हो जाएगा। जब मैं एरो नहीं लगाता हूं तो समझ में आता है कि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। जब मैं एरो लगाकर भी मॉड्यूलस लगाता हूं तो भी समझ में आता है कि मैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं जब एरो लगाता हूं और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूं, डायरेक्शन नहीं लिखता हूं, तो गलत हो जाता है। बस वही बात मैं यहां पर बार बार कहना चाह रहा हूं। अगर मैंने यहां पर लिखा ए वेक्टर का ये ऐसा और मैंने लिखा ऐसा, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि ये, तो उसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर्स के। इसी चीज को बच्चों ऐसा भी लिखा जाता तो कोई गलत नहीं होता, ये भी एक ही बात है। लेकिन अगर कोई इसको ऐसा लिख लेगा यहां पर, क्या वो लिख सकता है? इस केस में हां जी लिख सकता है। ये हो गया इक्वल वेक्टर। इस बार दोनों वेक्टर्स ही बराबर है। क्यों है? क्योंकि वेक्टर को कंस्टिट्यूट करती हैं दो चीजें, एक डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड। क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है? हां जी सेम है। क्या दोनों एक ही दिशा में है? हां जी, क्योंकि दोनों एंगल 0 डिग्री बना रहे हैं। या दूसरे शब्दों में अगर ये ईस्ट की डायरेक्शन में तो ये भी तो ईस्ट की डायरेक्शन में है। फिर तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, इसीलिए दोनों वेक्टर्स बच्चों इक्वल वेक्टर के एग्जांपल हो गए। ये बातें बोली नहीं है आपके उसमें, बट मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होती है। आपको लगेगा कभी तो बता देना कि मास्टर सेपरेट में वेक्टर का लेक्चर ले लो, 1.5 घंटे का लगता है, 90 मिनट का टाइम लगता है स्क्रैच से एंड तक जाने में, मतलब एक अच्छे लेवल तक जाने में। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया बच्चों यहां पर, तो ये इक्वल वेक्टर हो गया। अभी हम कह सकते हैं
तो आप एक बात और भी समझ सकते हो, ये डिस्कशन मैं क्यों कर रहा हूं आप लोगों के साथ, मैं आपको ये भी बता दूं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको वेक्टर की खूबसूरत प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूं। वो प्रॉपर्टी यह है कि वेक्टर्स में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं कहूं कि ये भी बी वेक्टर है, आप मेरे पे नाराज तो नहीं हो जाओगे कि मास्टर ऐसा कैसे? नहीं होना चाहिए आपको नाराज। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी? अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तो मैं कम से कम इतना तो कह सकता हूं दोनों एक ही दिशा में है, क्योंकि दोनों 0 डिग्री बना रही। क्योंकि सोचो ये जिस दिशा में ये क्योंकि पैरेलल है उसके, तो ये भी उसी दिशा में, तो दिशा तो दोनों की सेम हो गई। क्या पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती है? हाँ होती है। तो क्या ये जितना मैग्नीट्यूड रखती है उतना ही ये रखती है? क्या ये जिस दिशा में ये भी उस दिशा में, तो क्या ये जो वेक्टर है वो ये वेक्टर है? हाँ जी, हो गया। तो वेक्टर के इक्वल होने के लिए उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इसका जो है उसका भी वही है, इसलिए वही। सिमिलरली जो इसका है वो इसका है, फिर ये भी उस दिशा में, ये भी उस दिशा में, ये जितना मैग्नीट्यूड रखती है वो भी उतना मैग्नीट्यूड रखती है, तो दैट्स इट, खत्म। तो इसका मतलब आप समझ गए। अब इससे फायदा क्या होगा, ये जो डिस्कशन की मैंने बच्चों, इससे फायदा क्या हुआ मैं बताता हूं। इससे फायदा ये हुआ, अगर आप जस्ट ऑब्जर्व करो इस वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल पे ऑब्जर्व करो, मैं मान लेता हूं, कह देता हूं OPQR मैंने कहा। आप देखिए इन ट्राइंगल OPQ पे ऑब्जर्व करो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। क्या समझाता है हमें? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो साइड की तरह बिहेव कर रहे हैं और सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, यानी हेड टेल ऑर्डर में, तो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल विल गिव अस द रिजल्टेंट ऑफ दैट। यानी कि अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो बच्चों, तो आप देखोगे यहां पर इन दोनों के ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? सेम ऑर्डर में। अगर ये दोनों सेम ऑर्डर में कनेक्टेड हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो अब बताओ ये क्यों निकला था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरीफाई हो गया कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर ट्राइंगल लॉ से। गॉट इट? इतना ही नहीं, आगे देखिए इन ट्राइंगल, अगर कोई आपसे कहता है ORQ को ऑब्जर्व करो, ये मेरा पैट टॉपिक हुआ करता है वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बच्चों, ठीक है ना। कभी जाकर प्रणव पांडे उठा के देखियो चैनल, पहले वीडियो तुम्हें यही मिलेंगे 9 साल पुराने, 10 साल पुराने। तो इन ट्राइंगल ORQ बच्चों, तो ORQ में अगर आप ऑब्जर्व करोगे फिर से आप देखोगे कि यहां पर देखो ORQ में जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, दिस वाला ट्राइंगल। तो OR एंड RQ आर द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल कनेक्टेड इन अ सेम ऑर्डर। अगेन अगर आप ऑब्जर्व करोगे सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है। सॉरी, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगेन आप खुद देख सकते हो कि इस बार भी ये बी वेक्टर उस ए वेक्टर के साथ जब कनेक्ट होगा तो रिजल्टेंट थर्ड साइड के बराबर आएगा। यानी इस बार के मुकाबले इसका नाम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यहीं से इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि इसका नाम, इसी लाइन का नाम, ये बीच वाले वेक्टर का नाम, इस नीचे वाले ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनता है। लेकिन अगर ऊपर वाले ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बनता है, लेकिन वो चीज तो एक ही है। तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के ही बराबर होता होगा। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ये चीज। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें बोल दिया मैं, और इतना बहुत एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली आपके पेपर के सिलेबस में साफ लिखा है हॉट से क्वेश्चन आएंगे, और ये मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा हॉट वाली, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने अभी दिया है बहुत कम दिया इन्होंने बुक में चीजें, कंटेंट, इसलिए इतना देना बनता था। जो मैं भी बता रहा हूं आपको, इतना बनता था देना, ठीक है। कुछ भी मैंने ऐसा कहा बच्चों जो आपको लगता हो कि मास्टर जी हमें समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा अजीब सा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम करेंगे। बाकी ये प्राइमरी स्टेज है, अभी ज्यादा घबराना हड़बड़ाना मत, अपने क्वेश्चन को थोड़ा स्ट्रक्चर कर देना। जो समझ नहीं आ रहा, देखो ऐसा तो नहीं है यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा यार, कहीं पे हो सकता है कोई बैरियर बन जा रहा हो, तो मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बोलो, मैं समझाऊंगा उसे कमेंट में, ठीक है। हाँ, तो आई होप बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, कोरिलेशन भी समझ में आएगा। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देखो क्या कैसे होता है। एक बर्ड है, ये बर्ड उड़ रही है, बर्ड के उड़ने को एक्सप्लेन करता है ये, ठीक है ना। ये कहता है कि जैसे बर्ड की बॉडी है, तो बॉडी के कारण उसका वेट यहां को नीचे को आता है, mg होता है। अभी फिलहाल मैं उसे वेट लिख देता हूं। ये वेट बॉडी के कारण इसका नीचे को वेट पड़ता है, ठीक है। एक बार अब देखो बच्चों, ये समझाता है कि जो इसके विंग्स है, ये अपने विंग्स से इधर को फोर्स मार के धक्का मारती है। पंछी जो होता है वो धक्का मारता है, ऐसे करके वो क्या करता है, नीचे को धक्का मारता है। जैसे ही वो नीचे को धक्का मारता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, जैसे उसने यहां से धक्का मारा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन होता है। उसने यहां नीचे को धक्का मारा, उसको एयर क्या करती है,
एयर उसको क्या करती है बच्चों, एक रिटर्न फोर्स देती है, रिएक्शन फोर्स देती है। वो नीचे को मार रहा था, ये उसको रिएक्शन फोर्स मिला, लेट से आर कह देता हूं। ऐसे वो यहां को भी मार रही थी धक्का, जो बर्ड थी, तो उसको एक रिएक्शन फोर्स मिला ऊपर की तरफ, उसको भी आर कहता हूं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं इक्वल बैलेंस, इक्विवेलेंसी वगैरह, उसके पंख समान है, समान रूप से वो नीचे धक्का मारती है, तो उसको भी समान रूप से ऊपर दोनों तरफ धक्के मिल रहे होंगे। तो इस तरीके से रिजल्टेंट आ गया। अगर बच्चों आप देखोगे कि हमने भी क्या पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर ऐसा है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर, ये दोनों के दोनों कैसे कनेक्टेड है, इनमें पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, ट्राइंगल लॉ नहीं लगेगा अभी, क्योंकि दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है। और वो भी कैसे लगेगा, जब हम इसका एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों भाइयों का रिजल्टिंग होगा, ना यहां जाएगी बॉडी ना यहां जाएगी, वो यहां जाएगी। वैसे ही इस पर यहां की तरफ को भी फोर्स लग रहा है, यहां की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, दो वेक्टर्स अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अच्छे ढंग से, तो आपको समझ में आएगा कि ये, और आपको समझ में आएगा ये ठीक वैसा ही यहां पर क्या बन रहा है, टेल टू टेल, यहां पे इनका ऑपोजिट कनेक्शन हो रहा है, ऑपोजिट ऑर्डर बन रहा है। अगर बच्चों ये ऑपोजिट ऑर्डर बन रहा है यहां पर, तो इसका रिजल्टिंग इफेक्ट क्या मिलना चाहिए, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ होना चाहिए, ऐसे करके, एक ऐसे करके पैरेललोग्राम ड्रॉ होना चाहिए इन दोनों को एडजेसेंट मान के, और उस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टिंग इफेक्ट होगा, उस पैरेललोग्राम का बच्चों रिजल्टिंग इफेक्ट होगा वो ये होगा, उस पैरेललोग्राम का रिजल्टिंग इफेक्ट होगा ये रिजल्टिंग इफेक्ट होगा। यानी कुल मिलाकर उस हवा के कारण जो इस पक्षी को जो नेट फोर्स मिल रहा है वो यहां और मिल रहा था, बट उन दोनों का रिजल्टिंग क्या है, ये कुछ और नहीं कर रहा, इसके वेट को काउंटर कर रहा है, इसका वेट इसे नीचे गिरा देना चाहता है। ये फोर्स है जो इसको बॉयंसी दे रहा है, ऊपर उछाल रहा है, मतलब ऊपर रख रहा है हवा में। ये आया कहां से, उसने पंख से ऐसे नीचे धक्का मारा, उससे जो उसको थ्रस्ट मिल रहा है उसका रिजल्टिंग इफेक्ट उसके वेट के जस्ट ऊपर जा रहा है, काउंटर कर रहा है। इसका बेसिक एग्जांपल, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक कारण, इसके कारण पंछी उड़ जाते हैं, क्योंकि एरोडायनेमिक्स का लॉ कहते हैं कि जो वो एरोडम होता है, वो भंवरा होता है, जो वो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि उसके पंखों का क्रॉस सेक्शनल इतना होता नहीं कि वो इतना कर सके, वो उड़ जाता है फिर भी, क्योंकि उसे पता नहीं फिजिक्स में ऐसा होता है। तो ठीक है ना, हाँ, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है वाली बात है यार, ठीक है। लेकिन ये हल्का सा समझाने के लिए था, बस बेसिक। अभी जो हमने पढ़ा ये उसको ग्राफिकल सेंस में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वेक्टर लॉ वगैरह को। ये कह रहे हैं कि आप 4 यूनिट चलो, फिर आप परपेंडिकुलर 3 यूनिट चलो, तो इन दोनों का रिजल्ट ना तो 4 यूनिट और 3 यूनिट का नेट रिजल्ट होता है, इसको आप इससे ज्वाइन कर दो, आप देख लेना जब मैं आपको दे दूंगा, वही बात कर रहा है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं आपको उसको अलग तरीके से बता ही चुका हूँ। तो आपको ट्राइंगल लॉ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पढ़ोगे अब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप करोगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है लिटरली जो मैं आपको कराऊं, सच बोलता हूं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आप ट्राई करना। देखो चलो पहले, फिर बोलोगे कि मास्टर ने कराया नहीं। यहाँ देखो चलो 1,1 था ये, एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा, मैं इतना गर्मा गर्म हो चुका हूँ ना अभी, मैं क्या बताऊँ। सी एट 3,1, डी कितना हो गया मेरे भाई 4,5, ऑल द वैल्यूज मेंशन्ड इन द ग्राफ। ये कह रहे हैं कि सीता ट्रेवल, ये ना रिप्रेजेंट सीता का हाउस, ये सीता का हाउस है, ये बस स्टेशन की बात हो रही है, उस बस स्टॉप की बात हो रही है, ये ट्रैफिक सिग्नल है ये सी वाला, और ये सीता दीदी का स्कूल है, ये स्कूल है इनका, ठीक है। ये बस स्टॉप है, बस स्टॉपेज है, मतलब जहां पे बस आपकी रुकती है आकर के, और ये हाउस है। क्या पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सीता ऑन फुट। अच्छा, यहां से यहां तक सीता फुट से जाती है, उन्होंने बोला कि ये बस स्टॉप तक जाती है पैरों से चल करके, उसके बाद यहां से यहां तक वो बस से जाती है, और फिर वहां से वहां तक भी बस में ही जाती होगी, है ना, और क्या। देखो ना, बोला सीता ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन फुट, देन बी टू डी वाया सी फ्रॉम द स्कूल बस, बी से डी तक स्कूल बस में जाती है, बस रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल आता है। देन कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय सीता ऑन फुट। बच्चों यहां से यहां तक का डिस्टेंस सीता बाय जो फुट से चला गया डिस्टेंस है, दैट इज वेरी इजी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट वो कितना है, वो हो गया ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, और वो क्लियरली समझ में आना चाहिए यार, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 3 में से गया 2 डिस्टेंस, 2 यूनिट, यूनिट ही लिख देता हूं, मीटर किलोमीटर जो भी होगा वो, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर सबने पढ़ा है, सबकी मैथ्स है आप लोगों की, तो ये मजाक क्वेश्चन है आप लोगों के, फिर इतना बोलने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सीता बाय द बस, बच्चों स्कूल बस से वो गई कितना, यहां से यहां तक गई, बी से सी तक, जो स्कूल बस से वो गई है, एक तो उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया बी से सी तक का, और फिर सी से डी तक का, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है यार वो कितना है, बी से सी तक देखो, यहां एक है ये डिस्टेंस, आप समझो बात को, ये एक का पॉइंट है,
और ये वाला 5 का पॉइंट है, यहां से यहां तक गई है सीधा, यानी कि ये 5 रिप्रेजेंट करता है इसको, ये है 5, ये रिप्रेजेंट करता है 1, लेकिन वो गई है यहां से यहां तक, तो ये कितना हो जाना चाहिए खुद ही सोचो, ये 4 होना चाहिए, तभी तो ये 1 और 1 5 जुड़ के 4, 1 और 4 जुड़ के 5, मतलब बेसिक है यार, मैं इसमें ना बोलना भी नहीं चाहता, पता है आपको, मुझे शर्म आ रही है तुम लोगों से बोलना, क्योंकि तुम लोग बोलोगे मास्टर इतना ईजी, हमें तो हमें क्या समझ रखा आपने, 4 यूनिट्स। तो बच्चों यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस, 4 यूनिट यार, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसे गिनो बच्चों की तरह। और फिर सी से डी तक जो चल रही है वो कितना है, सी से डी तक का आपको दिख ही रहा होगा, 3 से लेके 4 तक गई है 1 यूनिट, और एक एक डब्बे का 1 यूनिट दिख भी रहा है, तो 1 यूनिट्स, तो ये कितना हो गया यार, 5 यूनिट्स का डिस्टेंस हो गया। अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पर। तीसरा वाला पॉइंट बच्चों क्या है, तीसरा वाला पॉइंट है यार कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीता फ्रॉम हर हाउस टू द स्कूल, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीता फ्रॉम हर हाउस टू द स्कूल, यहां हाउस से का डिस्प्लेसमेंट कितना है बोला, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं हम नेट रिजल्ट को, मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट को। तो अब आप देखोगे ये कोई निकालना इतना मुश्किल बात तो नहीं है वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप यहां पर मान लो कि इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो यहाँ, तो शायद हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, अगर आप जानते होगे। ये डिस्टेंस कितना बच्चों, 1 से लेके 4 तक, ये 3 यूनिट्स का डिस्टेंस अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो ये कितना है, देखो ध्यान से, ये कितने पे पॉइंट, इसका वर्टिकल पॉइंट कितना 1 और वो कितना 5, तो कितना डिस्टेंस हो गया 4 का। जैसे 1 2 3 4, आपको हर तरीके से आना चाहिए, मैं ज्यादा जानबूझकर नहीं बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि पहला ही चैप्टर है मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अच्छे से समझाया है मैंने। और आप ऐसा नहीं हो कि आपकी मैथ्स नहीं है, फिजिक्स है, बस आपकी दोनों है। तो आप समझ गए बच्चों, यहां पर कुछ नहीं हो रहा है यार, एक इस प्रकार का ट्रायंगल हमें मिल रहा है, एक इस प्रकार का हमें ट्रायंगल मिल रहा है बच्चों, जिसका ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स है, मैंने कोई नाम नहीं दे रहा उनको, बस इसको नाम दे देता हूं, ये h था और ये स्कूल था, और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, 4 यूनिट्स। तो बस मैं यहां पर सिंपल लगा सकता हूं, कहीं पर मैं यहीं पर लिख लेता हूं, मैं बोलूंगा बच्चों कि HS का स्क्वायर बराबर कितना हो जाना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है, HS स्क्वायर बराबर 9, 4 का 16, HS स्क्वायर बराबर कितना है यार 25, और HS बराबर √25, यानी HS बराबर कितना हो गया 5 यूनिट्स। तो बच्चों मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी है, जो कहती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इस तरीके से यार हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है ये, इक्वेशन ऑफ मोशन की। हमने काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2s। बच्चों ये तीनों इक्वेशंस को हमने डिराइव भी करना सीखा है। आज हम चौथी इक्वेशन समझेंगे काइनेमेटिक्स की। मेरी ना थोड़ा सा तबीयत थोड़ी नासाज है बच्चों, अभी है ना, थोड़ा सा, मैं प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल रहा अभी, आपके लिए बना इस तरीके से रखिए चीज़ें, आप समझ भी जाओगे कहना क्या चाह रहा है, आप प्लीज़ समझना। ये असल में वही कहना चाह रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जब हम बना रहे होते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जब मोशन में एक्सेलरेशन होता है, यानी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा होता इक्वल टाइम में, तो उस समय उसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है पोजीशन टाइम ग्राफ, वो ऐसी बनती थी, याद होगा आपको। यानी दूसरे शब्दों में कि अगर वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है तो वो हर यूनिट सेकंड में टाइम डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा। अगर पहले सेकंड में वो 5 मीटर ट्रेवल करता है, दूसरे सेकंड में 7 करेगा, तीसरे में 11 करेगा, चौथे में 17 करेगा, इरेगुलर तरीके से करेगा, बट करेगा ज़्यादा। ये वही कह रहा है। मैं इस इक्वेशन पर आता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड ऑफ मोशन। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जैसे ना कभी आपने सुना होगा कि उसका तीसरा बर्थडे चल रहा। तीसरा बर्थडे का मतलब क्या होता है, थर्ड बर्थडे का मतलब क्या होता है, जैसे ना कोई 1 2 3, आपने कभी सुना होगा कोई कहता, कोई बच्चा है छोटा सा ना, अगर कोई बच्चा भी 8 महीने का है तो उसको क्या कहोगे, वो कितने साल का, आप कहोगे उसका पहला साल चल रहा है, दूसरा साल चल रहा है नहीं कहोगे, नहीं ये कहोगे 0 साल चल रहा है, क्योंकि अगर वो 8 महीने का हो गया तो कभी आपने सुना नहीं होगा, लोग बोलते होंगे 0 साल चल रहा है, लोग कहते हैं पहला साल चल रहा। तो कभी हमने ये शायद ना सुना, तो हमने ये सुना होगा तीसरा साल चल रहा। तो अब जैसे हमने पहले साल को समझा, वैसे ही कोई कह रहा है तीसरा साल चल रहा है, तो तीसरा साल यहां चल रहा होता है, तीसरा साल बच्चों यहां चल रहा होता है। तीसरा साल कहां चल रहा होता है, 2 और 3 के बीच में। ठीक वैसे ही जैसे पहला साल कहां चल रहा होता है, जैसे पहला साल कहां चल रहा होता है 0 और 1 के बीच में।
यानी कि जो फाइनल जो पहुंच रहे होते हैं आप वहां, उसका साल कह देते हो कि ये साल चल रहा होता है, वो पूरा हो जाएगा। 3 साल का हो गया, अब चौथा लगा है। 3 साल का हो गया, अब चौथा लगा है। चौथा लगा है मतलब अब वो 3 और 4 के बीच में, 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा लगा है, यानी 3 और 4 के बीच में है वो बच्चा, है ना। आप कितना 13 14 जितना भी, आप 13 साल के हो गए या 12 साल के हो गए, 13 लगा है, बस वो वाली बात है। अब देखते हैं बच्चों, यहां पे ऐसे ही ना हमें क्या करना है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस बार वो ना मूव कर रहा है, जैसे मान लेते हैं उसका 0 सेकंड की जर्नी, 1 सेकंड 2 सेकंड, ये तो हम निकाल देते हैं कि 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, 4 सेकंड में कितना कर दिया, एकदम से हम निकाल देंगे। लेकिन अगर कोई मेरे से कहना चाह रहा है कि यार ऐसे करके करके मैं आया, और मान लेते हैं यहां पर nth सेकंड है, तो n सेकंड से पहले क्या होगा, n-1 सेकंड, जैसे ये 5th सेकंड है ना, मतलब 5th नहीं, ये 5 सेकंड है, ये n सेकंड है। अब कोई कहता है nth सेकंड, जैसे 5वां साल, 5वां सेकंड, तो nth सेकंड ये होगा बच्चों, ये होगा nth सेकंड, इसे कहेंगे हम क्या, nth सेकंड। यानी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब होता है ये वाला डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, तो मैं बात कर रहा हूं इसकी 3rd सेकंड में हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भाई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, डिस्टेंस इन। अरे ऐसा करना क्यों पड़ रहा है हमें, हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर प्रति सेकंड से जाता है, तो आपको याद होगा स्टार्टिंग मैंने कहा था कि 99 और 98 सेकंड के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही उसने 90 और 8वें के बीच में किया, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में था उस समय। अभी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, अब ये हर एक सेकंड में अपना डिस्टेंस बढ़ाता है या घटाता है, डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नहीं। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो हर अगले एक सेकंड में उसका डिस्टेंस अब बढ़ जाता है कुछ। अब वो कितना होता है पता करने के लिए अब हम ऐसे बोलेंगे, अब हम सीधे बोलेंगे कि हमें 90 सेकंड में अगर पता करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमें ये निकालना होगा। अब आप खुद सोचो कि ये कैसे निकाला जा सकता है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल गया पूरा, क्या मैं ऐसे कहूं कि ये Sn हो गया। Sn किसे रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, n सेकंड यहां तक में पूरा डिस्प्लेसमेंट ये है Sn। ऐसे ही करके बच्चों अगर मैं ये निकालता हूं, ये निकालता हूं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मुझे तो चाहिए ये वाला। तो क्या आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्या मैं कह दूं बच्चों इसकी वैल्यू होनी चाहिए Sn-1। तकलीफ है बताना, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं मैं, इतने, ये इतने का ही रिजल्ट है। क्या ये Sn-1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पूरे में से Sn में से पूरे में से इतना घटा दिया आपने, तो यही तो बचेगा यार। प्लीज थोड़ा सोचो, अगर टेंशन हो रही है तो इतने में ना इतना डिस्टेंस जोड़ दो जो कि कितना है Sn-1, तो आप देखोगे Sn-1 कट जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या, नहीं समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो यार। यहां से यहां तक का बच्चों कितना हो गया पूरा Sn-1, ये ऊपर नहीं लिख के ही लिख देता हूं। अब आप सोचो कि अगर आप इतने डिस्प्लेसमेंट में ये जोड़ दो एक बार, ये प्लस इस माइनस से कटेगा, क्या रिजल्ट आएगा Sn, यानी पूरा Sn है, और सच में Sn ही था वो पूरा। तो कोई बहुत हैवी बात तो मेरे ख्याल से मैं नहीं कह रहा, तो मुझे क्लियरिटी आ चुकी है कि भाई मुझे अगर S ऑफ n nth निकालना है, अभी लिखना बहुत जरूरी है। अब जब ये लिखोगे तो सेंस बनेगा कि तुम ये निकालना चाह रहे हो, सिर्फ Sn लिखोगे तो मतलब तुम n सेकंड तक का डिस्टेंस, मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था बचपन में इसमें, तुम्हें ना हो रहा हो गई। तो ये बच्चों कितना हो गया Sn, यानी पूरे डिस्प्लेसमेंट से n-1 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो तो आपको ही मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत बड़ी हैवी रॉकेट साइंस बोल दी, यही बातें बच्चों यहां करी गई है। आप खुद देखिए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने n सेकंड का निकाला Sn, n-1 सेकंड का निकाला है। कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्हें इक्वेशन पता है, S = ut + ½ t स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। अगर तुम्हें n सेकंड के लिए निकालना है तो t के प्लेस पे n रख दो, अगर n-1 सेकंड के लिए निकालना है तो t के प्लेस पे n-1 रख दो। बस आपको सिर्फ घटाना है, कैलकुलेशन में सिर्फ इसमें से इसको घटाना है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें से इसको घटाना कोई बड़ी बात है। आप प्लीज इस कैलकुलेशन को करोगे, आपके सामने स्टेप बाय स्टेप किया। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन बहुत टफ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब मैं तुम्हें कराने लग जाऊं इसे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी है, बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन मैं इसको आपके लिए फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूं। इसका रिजल्ट क्या आता है, S = u + a/2 to Sn = u + a/2 twice of n-1, ये इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है,
मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने प्रतिशत लोग हैं जो मुझे बोलेंगे मास्टर आप चिंता मत करो, हमें आ गया, हमने कैलकुलेशन खुद करा और हमने एक एक स्टेप हमें आ गया और हमने मैच किया, सही आ रहा है। और जिससे बाई चांस इसको लगता नहीं आएगा वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता, लेकिन प्लीज एक ट्राई जरूर करना। तुम यहां होते मुझे टच करके देखते हो, तुम्हें पता चलता आग निकल रही मेरे हाथों से, इतना वो हो रहा मेरे, है ना, मतलब अब मैं, मेरे दिमाग में लगातार पता है चल अब मैं क्या करूं, अगला स्टेप क्लास खत्म होने का कहां जाऊं, कौन से हॉस्पिटल भागूं मैं, ये वाला फील आ रहा मुझे अब। तो बच्चों यार अभी के लिए इतना ही करते हैं, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। ये वाली चीज जो है बस मैंने तुम्हारे लिए कैलकुलेशन छोड़ा और कुछ मैंने कुछ नहीं बताया मैंने, क्योंकि मैं या तो तुम्हें कैलकुलेशन समझाया था या मैं तुम्हें ये समझाता, मैंने इसे समझाना ज्यादा जरूरी समझा क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट थी, अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती। अभी के लिए बच्चों इतना ही यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय। अगर आपको ये सीरीज सही लग रही हो एडवांस साइंस की तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, और वीडियो को लाइक और हाइप जरूर दिया करें, ठीक है ना। अगर आप कर रहे हैं तो मैं वेट कर रहा होता हूँ किन चीज़ों का। ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो चुका है, टिल डेट जब भी बना रहा हूँ। सोशल साइंस की पहली बुक आई थी वो खत्म हो चुकी है, अभी सेकंड बुक वगैरह का वेट करेंगे। अभी के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।